जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये सुपर 25 क्वेश्चन की जो सीरीज जारी की गई है, हम पहुंच चुके हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पर। इसके पहले हमने क्या कर दिया, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में हमने डिटेल में कवर अप किया था। थेरापेटिक्स को भी, फार्माकोथेरापेटिक्स को भी हमने कवर कर लिया था। आज किसकी बारी है? ठीक है, आज किसकी बारी है? बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की बारी है। ठीक है, इस सुपर 25 सीरीज को क्या कर दिया, जब लास्ट तक रखा जाएगा, कल तक ये लगभग सीरीज आपकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका एक बचा हुआ हॉस्पिटल फार्मेसी और एक ईडीएम बचा हुआ है, 2। ठीक है, वो भी जल्दी से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट रिवीजन, यानी रिवीजन थोड़ा सा लाइव आके क्या करेंगे, रिवीजन बड़ा तेजी से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सुपर 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। यदि आप देखिए साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, साल भर यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुपर 25 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे और एक साल का पेपर सोल्यूशन, यानी पेपर सोल्यूशन 2023 का, ये यदि आप दोनों देख लेंगे तो इन्हीं से क्या होगा, लगभग 70 से लेके 80% एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि सुपर 25 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, यहां से यदि उठा के देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन से लेके कितना है, 11 है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 11 रखे हैं। और 1 मार्क का, जो 1 मार्क का है, इसमें कितना रखे हैं, 20। हमने क्या कर दिया, एक, ठीक है, 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, ठीक है, या तुम्हारे पास एक वर्ड में आंसर भी हो सकता है, जो एक सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, लॉन्ग को 11 यानी 12 क्वेश्चन इसे कंसीडर कर लिए, जो 1 नंबर का है। ठीक, और हमने क्या कर लिया, इसमें से शॉर्ट आंसर में से जो 3 नंबर का पूछा जाता है, इसमें हमने कितना इंक्लूड किया है, टोटल 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 26। आप 25 ही मान के चलिए, क्योंकि सुपर 25 की सीरीज है, 1-2 क्वेश्चन क्या हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके प्यारे से सेशन में। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा 150 करोड़ का। ठीक है, इसे आप देखिए, यहाँ से पहले हम छोटा से कर देते हैं थोड़ा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कह दिया डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डिफाइन करना है, एक अच्छे से। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे से आपको डिफाइन करना है। फिर कहा राइट क्लासिफिकेशन इट, यानी एग्जाम्पल, मतलब पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बढ़िया से आपको इंट्रोडक्शन दे देना है, डिफाइन कर देना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का पूरा अच्छे तरीके से आपको क्या कर देना है, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके एक 2 एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लाते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है, यहाँ से सुनिए आप, यहाँ से देखिए, इसमें बोल दिया है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होता है, आप सुने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट रोटी में पाया जाता है, ठीक, और सब में चीज़ें में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में होता क्या, तो लिखा कार्बोहाइड्रेट जो होता है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट से देखा जाए तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी हमें मिलती है। पहला पॉइंट हो गया। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप 11th में या 12 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम केवल कार्बन के बारे में, ठीक है, कार्बन और इस कंपाउंड के बारे में इंक्लूड करते हैं, तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, यानी जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, CnH2n का होल n होता। अब n मतलब क्या होता है, नंबर आप 1 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी बनाना चाहें आपके सामने, ठीक है, यदि मान लेते कुछ बनाना चाहें, जैसे इसी पे बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, n की जगह 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले, CnH2O का होल n यहाँ पर लिखना है, तो n की जगह हम 6 लिखें। ठीक है, तो ये C6 हो जाएगा, और यस तुम्हारे पास कितना, 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, और यहाँ से O, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 6 12 6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ऐसे मान लेते हैं आपको चीनी बनाना है, ठीक है, तो आप क्या रख देंगे, इसकी 12 रख देंगे, तो 12 22 11 है। ठीक है, ये शुगर का फार्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट
का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n का होल n। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन तुम आप बढ़ा सकते हो, एक नहीं हजारों कर सकते हो, ठीक है। लिखा दे आर कंपोज्ड ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन हैविंग द रेशियो ऑफ द, ठीक है, रेशियो कार्बो और हाइड्रेट का रेशियो यदि पूछा जाए, कार्बन और हाइड्रेट मतलब पानी का रेशियो देखा जाए तो 1:1, मतलब जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ने वाला। यदि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो यदि कार्बन 1 रहेगा तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होने वाला है 1। तो यही देखिए ध्यान से सुनिए, कार्बन तथा और हाइड्रेट का रेशियो पूछे तो 1:1, और ये जो क्वेश्चन है नीट में पूछा गया था, ठीक है। और यदि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो पूछे तो 1:2:1 होता है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में लिखा कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज डायरेक्टली यानी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कार्बोहाइड्रेट का हमें यदि यूटिलाइजेशन करना है तो हमें प्रेजेंस ऑफ एयर में कर देना, अपना काम बन जाने वाला, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तथा एनर्जी के रूप में हमें क्या प्रोवाइड होती है, एटीपी। जो एटीपी क्या होती है, करेंसी ऑफ द सेल होती है। जैसे अपने यहाँ रोकड़ा चलता नहीं है, ठीक है, उसी तरह से क्या होती है, इन सब चीज़ों में देखा जाए तो हमारे पास है, ठीक है, सेल के अंदर एटीपी चलती है। तो सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या, ग्लूकोज खा लिए, मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट खा लिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे एयर की यानी एयर की उपस्थिति में एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो हम सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तथा पानी निकालेंगे, एनर्जी के रूप में क्या निकालेंगे, एटीपी। अब तुम सोचो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यदि टूटता तो 38 एटीपी निकलती, कितना, 38 एटीपी। तो इस 38 एटीपी के लिए क्या चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब जाके आपका 38 एटीपी निकलती है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा कार्बोहाइड्रेट कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप यानी ले सकता है, मतलब वो ग्रुप उसमें कंटेन कर सकता है। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, यदि ये OH कहीं भी लगा समझ लीजिए, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन मतलब क्या हो गया, C+O यानी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसका क्लासिफिकेशन कहा था एग्जाम्पल के साथ, तो उसे भी देख लेते हैं हम, ठीक। तो आपके सामने रहा कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन। देखा जाए तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को कितने में क्लासिफिकेशन किया गया, 3 में। पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इन्हें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ओलिगो यानी पोलिगोसेक्राइड मान सकते हैं, पोली यानी पॉलीसेक्राइड मानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यानी रिएक्टिविटी, देखा जाए तो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या होता है, इन यदि फेलिंग बिलियन में डाला जाए तो ये डिजॉल्व होने वाला नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब इन बिलियन में यदि डाला जाए, ठीक है, इन बिलियन में डाला तो यदि डिजॉल्व हो जाए तो रिड्यूसिंग शुगर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पे देखा जाए तो एल्डोज होता है और कीटोज होता है। एल्डिहाइड मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो एल्डोज माना जाएगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या माना जाएगा, कीटोज। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ। अब एक एक करके हम एग्जांपल के साथ समझते हैं एक। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मोनोसेक्राइड क्या होती है, ऐसा जिसमें एक सेक्राइड यानी एक शुगर यूनिट होता है, उसे हम यानी क्या बोले जाते हैं, मोनोसेक्राइड। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रुक्टोज इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहां से। नेक्स्ट में लिखा है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या होते हैं, तुम्हारे पास 2 शुगर यूनिट होते हैं। डाई मतलब 2 और सेक्राइड मतलब शुगर यूनिट। मतलब जब किसी, ठीक है, जब किसी कार्बोहाइड्रेट में 2 शुगर यूनिट पाए जाते हैं तो उसे हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। जैसे लैक्टोज हो गया, ठीक है, यानी माल्टोज हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होती है, जिसमें 3 से लेकर 10 यूनिट शुगर यूनिट होते हैं। मतलब कोई सेक्राइड है उसमें 3 से लेकर 10 शुगर यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, रैफिनोज हो जाएगा। अब कहेंगे सर एक एक एग्जांपल क्यों लिखें, उतना एग्जांपल लिखिए जितना आपको याद हो सके। अब कहेंगे हम छापने के लिए बुक से तो कहिए छाप सकते हैं, नहीं, मतलब जब तक आपके माइंड में घुसे ना तो उतने को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जिसमें 10 से अधिक तुम्हारे पास शुगर यूनिट होते हैं उसे पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये तुम्हारे पास हो गए पहले। याद रखिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ओलिगो नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, सीधे पॉलीसेक्राइड भी आप लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पर देखा जाए तो 2 में होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर। मैं तो तुमसे कह दिया व्हाट इज
नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एग्जाम्पल बताइए, तो लिख देंगे ऐसा शुगर जो टॉल्वेन फेलिंग डिजॉल्व यानी सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास यानी देखिए डी ग्लूकोज हो गया और क्या हो गया माल्टोज हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गया। रिड्यूसिंग शुगर ऐसा शुगर जो क्या होता है टॉल्वेन तथा फेलिंग विलियन में आराम से डिजॉल्व हो सके, ठीक रिड्यूज हो सके, टूट सके, उसे हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। इसमें तुम्हारे पास सुक्रोज आता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप के आधार पर क्या होता है दो होता है। एल्डोज होता है जब कोई कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एल्डोज शुगर बोलते हैं, इसमें डी ग्लूकोज आता है। और कीटोज क्या होता है जब कोई कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं कीटोज बोलते हैं, इसमें डी फ्रुक्टोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को एकदम अच्छे तरीके से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया मोनोसैकेराइड क्या होती है, क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं आपको। देखिए कह दिया है डिफाइन यानी एक्सप्लेन मोनोसैकेराइड या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या मान लेते हैं ऐसे लॉन्ग न देखकर ऐसे तोड़ भी सकता है, करेगा मोनोसैकेराइड किसे बोलते हैं एग्जाम्पल बताइए, या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को आपको डिफाइन करना, तो ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा लिख देना और उसका स्ट्रक्चर बना देना, काम अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड, मतलब मोनोसैकेराइड किससे यानी डिराइव होते हैं दो वर्ड से डिराइव होते हैं। मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर यूनिट होती है उसे हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सिंपल शुगर आर नोन एज मोनोसैकेराइड, जो मतलब सिंपल शुगर हमारे घर में होता है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। दे हैव द स्वीट फ्लेवर, ये क्या होते हैं स्वीट फ्लेवर के होते हैं, मीठे होते हैं, जाहिर सी बात चीनी खाएंगे तो मीठा होगा, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखा है तुम्हारे पास दे हैव द स्वीट फ्लेवर, तो मोनोसैकेराइड और वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब मोनो जो सैकेराइड होते हैं क्या होते हैं वाटर में आराम से डिजॉल्व हो सकते हैं। दे हैव टू क्रिस्टलाइन अपीयर, मतलब ये देखा जाए तो क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल के रूप में दिखते हैं। ये क्या होते हैं दे हैव द 3 से 10 कार्बन एटम और 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और क्या होते हैं एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं और कीटोन ग्रुप भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता किस तरह का मोनोसैकेराइड एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, ठीक है। जनरल फार्मूला आपसे यदि देखा जाए तो हमारे पास मोनोसैकेराइड में क्या होता है CnH2n और यानी कितना होता है n होता है, ठीक है। मतलब इसे यदि देखा जाए, ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट देखा गया था CN और क्या हो जाएगा H2O का क्या हो जाएगा होलन, वही है मगर इसे ओपन कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा मोनोसैकेराइड के बारे में। अब हमसे कहा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, दो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन करना था मोनोसैकेराइड को स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ये लिखा क्या होगा पहले पॉइंट में समझिए क्या होता है, ठीक है। देखिए आप पॉइंट से समझेंगे तो आपको मजा ही आने वाला है, ठीक है। लिखा है ग्लूकोज इज एल्डो यानी क्या होता है एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज क्यों बोला जाता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H12O6, 6 12 6 आप ऐसे याद रखिएगा। यानी ग्लूकोज हैव एन एल्डिहाइड ग्रुप जिसे हम CHO ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कहीं पे CHO ग्रुप रहता है तो उसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और इसमें तुम्हारे पास 6 कार्बन एटम होते हैं, देखो 6 कार्बन एटम होते हैं। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीवन को, मतलब किसी जीवित यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास ग्लूकोज का, ठीक है, यानी होना चाहिए। क्योंकि ग्लूकोज क्या टूटता है, ठीक है, जब ग्लूकोज का कलेक्शन होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोरेज कर लिया जाता है। जब रिक्वायरमेंट होती है तब ग्लाइकोजन को दोबारा क्या कर दिया जाता है ग्लूकोज के रूप में तोड़ के हमें क्या कर दिया जाता है यूज कर दिया जाता है ATP उससे होती है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ATP निकलते अपना काम होता है। कुछ प्लांट और एल्गी भी क्या कर देते हैं, देखिए अब हमारे अंदर ग्लूकोज यानी शरीर में कैसे बनता है, हमारे अंदर तो एक्चुअली बनता नहीं, प्लांट बनाते हैं। प्लांट और एल्गी प्रोड्यूस द ग्लूकोज थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से जो प्लांट होते हैं वो क्या कर देते हैं यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा दिक्कत लग जाएगी, ठीक। मान लेते हैं ये तुम्हारे पास रूट है, ये मान लेते हैं उनकी क्या हो गई लीफ है, ठीक है, ये मान लेते हैं हो गई लीफ। अब कहेंगे सर ये कैसा लीफ है, मगर है लीफ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से जो हम सांस के द्वारा छोड़ रहे हैं, वाटर नीचे से जड़ से आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या बना के दे देंगे, हमारे पास ग्लूकोज बना के दे देंगे और प्लस में ऑक्सीजन बना के दे देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यही हो गया ग्लूकोज के बारे में इंट्रोडक्शन था। हमें कह रखा है स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये आपके सामने है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H12O, इसी को क्या कर दिया ओपन के फॉर्म में हमने कर दिया, ठीक है। ये भी 2 चैन होती है, एक ओपन चैन होती है, एक रिंग चैन होती है। केवल स्ट्रक्चर कहा है तो मोनोसैकेराइड और एक पेज में डिफाइन कर देंगे, एक पेज में ये
तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। यदि कहेंगे तो PDF में हम डाल देंगे, ठीक, उसमें चिंता नहीं, मतलब उतना ही एग्जाम टाइम में याद रखें जितना आपके माइंड में कॉन्सेप्ट घुस सके, ठीक है। क्योंकि नहीं अदर टीचर की तरह हमसे कहें, ठीक है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, पूरा भर भर के पढ़ा दीजिए, नहीं, ठीक। भर के पढ़ाने के लिए टाइम आपके पास बहुत स्टार्टिंग से जो पढ़ते हैं उनके लिए है, ठीक। उनको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम ईजी तरीके से बताने की कोशिश की जाती है। तो आपके सामने ये रहा, देखिए कार्बन कितना 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6। अब हमें क्या करना, यानी HO यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें क्या करना, लगाना है। तो डबल बॉन्ड O, और याद रखना हमेशा 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 कार्बन क्या होगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। कहीं भी 4 बॉन्ड से कम ही है तो समझ लो वो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास रॉन्ग है, पहला। दूसरा क्या होगा, कभी भी ऑक्सीजन रहेगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, कहीं भी रहे उससे लेना देना हमें नहीं है। और हाइड्रोजन कहीं भी रहे तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है। अब अपनी स्ट्रक्चर पे आते हैं, देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 कार्बन, 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं। तो ये कार्बन, अब तुम्हें कंफ्यूजन कि कहाँ कैसे किसे लगाना है, देखिए OH ग्रुप फिर उल्टा लगाओ, OH ग्रुप फिर क्या हो जाएगी OH ग्रुप। अब इधर न करके हम क्या कर देंगे, इसी को कंसीडर कर देंगे कि जस्ट इसी के नीचे OH रहेगा और यानी CH2 यहाँ से लिख दिया जाएगा। तो ये जो रहेगा तुम्हारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखा, ग्लूकोज है द एल्डिहाइड ग्रुप, 6 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। अब ये 2 फॉर्म होते हैं, एक ओपन चैन फॉर्म होता है जिसे एसाइक्लिक बोलते हैं, और एक रिंग के फॉर्म में होता है जिसे साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं। अब यदि बनाना मर्जी करा तो साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों बना दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इतना हमसे पूछा था, ठीक। तो आपके सामने यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, कह रखा व्हाट आर प्रोटीन, प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जांपल, मतलब प्रोटीन के बारे में आपको बता देना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जांपल के साथ आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो आपके सामने ये रहा प्रोटीन, कहते हैं ना हम वहाँ पर जिम जाते हैं प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन को खाने के लिए आपको वर्क की जरूरत रहेगी, यदि वर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, छिछलेदर मचा देंगे आप, लूज मोशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो वही खाते हैं जो जिम वाले बंदे होते हैं, आप भी खा सकते हैं मगर आपको फंक्शन करना पड़ेगा, ईंटा उंटा ढोना पड़ेगा, चाहे ईंटा उंटा ढोइए चाहे जिम में जाइए, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा द टर्म प्रोटीन मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑक्यूपाई द 1 रैंक, मतलब बॉडी बिल्डिंग में देखी जाए तो हमारे पास क्या होगा, अपने शरीर को बनाने के लिए पहली कैटेगरी में रखा गया प्रोटीन को। अब कहेंगे प्रोटीन सर जी कैसे मिलता है, प्रोटीन मत लीजिए कोई टेंशन नहीं, चना खाइए दाब के, ठीक है, चना खाइए दाब के, दाल खाइए दाब के, दाब के मतलब ऐसे दबा के नहीं, मतलब क्या कर दिए भिगो के चना पीट लीजिए, ठीक, मूंगफली का दाना पीट लीजिए, दाल पीजिए, कोई टेंशन नहीं, इससे भी प्रोटीन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप तो वही खाएंगे डिब्बे वाला तभी होगा, ठीक है। प्रोटीन आर द फर्स्ट टाइम सजेस्ट बाय बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने पहली बार सजेस्ट किए थे प्रोटीन के बारे में। मोस्ट अबेंडेंट तथा वेरिएबल यानी मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, सेल के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यानी तुम्हारे पास प्रोटीन ही था, क्योंकि हमारी उसकी पूरी सेल किसकी बनी है, फास्फोलिपिड की बनी है, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड की मिलकर बनी हुई है। कंटेन लिखा कंसिस्ट 50% ऑफ ड्राई वेट, मतलब पूरे सेल का यदि देखा जाए तो सुखाकर यदि हम पानी को हटा दे तो उसमें 50% ही तुम्हारे पास प्रोटीन होता है। ईच सेल हैव द यूनिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन, हर एक सेल के पास क्या होती है, यूनिक तुम्हारे पास तरह की प्रोटीन होती है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम होता है, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन को उसी को वो बनाने की कोशिश करता है, यानी बनाता ही है। कोशिश क्या करेंगे भाई, उनका प्रोटीन फैक्ट्री जब राइबोसोम तो बनाएंगे नहीं तो लतियाए जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा, फिर लिखा प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल आर दिज ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको बॉडी मतलब अपने शरीर को क्या कर देना, बनाना है, तो समझ लियो यानी क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन को ठीक लेना पड़ेगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन कितना होता है, ठीक है, यानी 4500 डाल्टन होती है। डाल्टन एक यूनिट होती है जो क्या कर देते हैं, मेजरमेंट के लिए, वेट को मेजरमेंट करने के लिए की जाती है, वो भी लेस अमाउंट में। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब यानी प्रोटीन क्या होती है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब पॉलीमर क्या होता है जिसमें NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो ग्रुप जो जुड़ते हैं, देखिए अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप, ऐसे बहुत सारे जब अमीनो ग्रुप अटैच होते हैं तो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अब कमेंट बॉक्स में ये लिख के दिखाइए, जैसे मान लेते हैं एक अमीनो ग्रुप ये, एक अमीनो ग्रुप ये, एक अमीनो ग्रुप ये, एक अमीनो ग्रुप ये अमीनो ग्रुप है। अब 2 अमीनो ग्रुप किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं ये कमेंट में बॉक्स लिख के दिखाइए आप प्लीज तुरंत। अमीनो एसिड ज्वाइन विद द पेप्टाइड बॉन्ड, नीचे ही लिखा भाई, अमीनो एसिड ज्वाइन होती है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। टू फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब पेप्टाइड होती है, एक पेप्टाइड 2 3 4 ऐसे हजारों की संख्या में होती है, इसलिए इसे क्या बोल दिया था, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दिया जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब इसका हमसे कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विथ एग्जांपल, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखा जाए सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन तथा डेराइव्ड प्रोटीन।
यानी सिंपल प्रोटीन मतलब जो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसे सिंपल प्रोटीन बोला जाता है। जैसे एल्बुमिन हो गया, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, AGK, ठीक है, AGK प्रो, इसके तुम्हें शॉर्ट ट्रिक में याद करना, AGK प्रो, ठीक है। तो यानी ए से क्या हो जाएगा एल्बुमिन, जी से क्या हो जाएगा ग्लोबिन, के से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कैरेटिन, और पी यानी प्रो से क्या हो जाएगा प्रोलामीन हो जाएगा। मतलब आप चाहे जैसे क्या कर सकते हैं, उल्टा सीधा करके आप ट्रिक बना सकते हैं, गाली भी बना सकते हैं, गाना भी बना सकते हैं, भोजपुरी, ठीक है, तो कुछ भी बनाइए मगर बना सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होता है कंजुगेटेड प्रोटीन में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड मतलब कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तुम्हारे पास अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास जैसे क्या होगा लीनो, ठीक है, लिखा है लीनू जी, लीनू यानी क्या होता है नीलूग्ली हो जाएगा। नियन से क्या हो जाएगा लिपोप्रोटीन, यन से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी जीएल से क्या हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा यहां से, ठीक। नेक्स्ट में लिखा है डेराइव प्रोटीन, डेराइव प्रोटीन मतलब 2 या 2 से अधिक किसी चीज से डेराइव किया गया मतलब निकाला गया है। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं पेपोप्रो, पे से यानी पो से क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा पेप्टोन हो जाएगा, प्रो से क्या हो जाएगा प्रोटीओजेज हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आराम से यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यानी हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो प्रोटीन एक्चुअल में बनती कैसे है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए डीएनए कहता भैया आरएनए से भैया हमके प्रोटीन चाहिए हो, चल अच्छा प्रोटीन बनावत है, ठीक है, प्रोटीन बनावत है, जैसे अपने मम्मी से मोम से कहते हैं ना, ठीक है, मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी रोटी चाहिए तो रोटी बनाना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और कभी कभी गुस्सा रहती है तो 2-3 तमाचा जड़ भी देती हैं, ठीक है, जब छोड़ देते हैं तब, ठीक है। तो देखिए डीएनए होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए के पास क्या होता है राइबोस यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबो यानी न्यूक्लियस यानी आरएनए कितने प्रकार का होता है, एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए होता है, ठीक है। तो एम आरएनए मतलब देख डीएनए से जो मैसेज प्राप्त हुआ एम आरएनए लेकर आएगा, ठीक है। टी आरएनए मतलब क्या होगा ट्रांसफर करेगा, और आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और यही एक्चुअल में तुम्हारे पास राइबोसोम का फॉर्मेशन के द्वारा प्रोटीन का बनाने का काम करेगा ये। तो प्रोटीन जब यहां से बनेगा तो आरएनए जब प्रोटीन को बनाता है, ठीक, प्रोटीन को बनाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब जिस तरह की नोटिस आता किसी प्रोटीन को बनाना सेल के द्वारा, उसी तरह का क्या होता है राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब तुम सोच लो कितना एकदम से यूनिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोटीन के बारे में। अब कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, कहोगे तो हम यानी आपको प्रोवाइड करा देंगे इसका, ठीक है, पीडीएफ में डाल देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा जाए, प्रोटीन आर द यानी इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर यानी कैसे फोल्ड हुआ उनके आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तथा क्वाड्री तुम्हारे के रूप में होता है, ठीक है। अभी से और एक्सप्लेन करने करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सेकेंडरी टर्सरी क्वाड्री सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसी पर रोकते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया व्हाट इज लिपिड, लिपिड एक्चुअली में होता क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड राइट डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। मतलब सबसे पहले क्या कर देना, अब लिपिड को आपको अच्छे से डिफाइन कर देना है, और लिपिड का आपको क्या करना क्लासिफिकेशन और डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, और ऑयल एंड फैट का क्या कर देना आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा लिपिड के बारे में, लिपिड जिसे हम फैट के बारे में बोलते हैं, ठीक है, फैट को ही समझिए लिपिड बोला जाता है, ठीक है। अब लिपिड क्या होता है, जैसे घी वगैरह खाते हैं तो वो सब लिपिड के अंतर्गत आता है। द वर्ड लिपिड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइपोज, जिसका मतलब फैट होता, मतलब लिपिड देखा जाए तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे लाइपोज बोलते हैं, जिसका मतलब फैट होता है। देखिए आपके सामने है लिपिड इज यूनिवर्सल प्रेजेंट ऑल प्लांट इन एनिमल सेल, मतलब ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो दोनों में पाया जाता है, क्योंकि सेलवाल सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है फास्फोलिपिड की ही बनी होती है, ठीक है। दे आर द नेचुरल अकरिंग वैक्स, मतलब नेचुरली पाया जाता है वैक्स ग्रीसी ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर नोन एज ऑयल एंड फैट, इन्हें क्या बोला जाता है ऑयल एंड फैट बोला जाता है यदि नेचुरली पाया जाए तो, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे एनिमल से मिले। लिपिड आर हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में घुलने वाला नहीं है, क्योंकि आप तेल यदि पानी में डालेंगे तो जल्दी घुलने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसी बेस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम डिटर्जेंट बोलते हैं, उसे यदि तुम मिला दोगे तो आराम से वो घुल जाने वाला है, ठीक है। और लिखा क्या हो गया, ठीक है, इन सालबुल इन वाटर बट सालबुल इन नॉन पोलर साल्वेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म बेंजीन ईथर, इन सब में क्या होगा आराम से घुल सकता है। फिनॉल दे दिया जाए तो उसमें भी आराम से घुल सकता है,
आपका ये लिपिड के बारे में, ठीक है। द लिपिड टर्म, ठीक है, लिखा द टर्म लिपिड वाज कॉइन्ड बाय द बूलर नामक वैज्ञानिक 1943 में, मतलब 1943 में देखा जाए तो बूलर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिपिड के बारे में पूरा लिखा था अच्छे से, मतलब इसका टर्म को दिया था एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिखा है मेडअप ऑफ द, मतलब लिपिड किससे बना होता है, हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन कंटेन इज मच लेस देन कंपेरिजन टू ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब देखा जाए तो ये लिपिड किससे बना होता है, हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता, मगर ऑक्सीजन देखा जाए, ठीक है, हाँ, यहाँ से ऑक्सीजन देखा जाए तो उस ऑक्सीजन की संख्या बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे, सॉरी, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में। फिर क्या लिखा है, लिपिड बेसिक कंपोनेंट ऑफ द लिपिड इज फैटी एसिड, मतलब लिपिड जो होती है बेसिक कंपोनेंट होती है फैटी एसिड के, इंड प्रोडक्ट में क्या होता है, CHO ग्रुप आपका अटैच होता है, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इंड प्रोडक्ट में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड तथा मिसलिनियस लिपिड होता है, ठीक है। तो यानी अब सिंपल लिपिड में क्या होता है, जिसमें यानी फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, मतलब फैटी एसिड प्लस एल्कोहल जब ज्वाइंट होते तो उससे हमारा क्या बनता है, सिंपल लिपिड। इसमें कोई एग्जाम्पल आते हैं ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड आते हैं, ट्राई, ठीक है, ट्राई एसी ग्लिसरॉल होता है और वैक्स के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड में क्या हो जाता है, जिसमें तुम्हारे पास फैटी एसिड, ग्लूकोज तथा यानी प्लस में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यानी एडिशन ग्रुप आ जाते हैं। एडिशन ग्रुप मतलब जो ऊपर होते हैं, ठीक है, उसमें वो एडिशन ग्रुप बोलते हैं, जैसे CHO ग्रुप, ठीक है, वैक्स ग्रुप, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे पास सिक्योर टाइप में हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में तुमसे लिखा है तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा। जैसे हम फास्फोलिपिड में तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिसिथिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्लाइकोलिपिड में क्या हो जाएगा, केरासिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर यानी क्या लिखा है, फेरिनोसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिपोप्रोटीन में तुम्हारा इसका एग्जाम्पल यहाँ कहीं हुआ था, ठीक है। यानी इसका देखा जाए तो एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होता है, हाई डेंसिटी लो प्रोटीन होते हैं, हाई डेंसिटी प्रोटीन होते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं, लो डेंसिटी लिपिड होते हैं और वेरी लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसमें यदि एग्जाम्पल लिखने का मन कर रहा है तो आप छाप सकते हैं, ठीक। लिखा डेरी यानी डेराइव लिपिड में तुम्हारे पास कंपाउंड लिपिड, मतलब दो या दो से अधिक जब लिपिड का फॉर्म यानी होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें डेरिवेटिव लिपिड बोलते हैं, जिसमें फैटी एसिड आते हैं, स्टेरॉयड आते हैं, कीटोन बॉडी इसकी भी आती है, ठीक है। और क्या लिखा, मिसलिनियस लिपिड में तुम्हारे पास क्या आता है, स्क्वाइलिन आते हैं और तुम्हारे पास केरेटोनाइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमसे कहा था लिपिड के बारे में, तो हमने लिपिड के बारे में समझा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में। अब इसी के जस्ट एंड बगल में हमसे कहा था, ठीक, डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, तो इसके बारे में आप सुन लीजिए। यहाँ से लिखा ऑयल और यहाँ से फैट। ऑयल क्या होता है, ऑयल आर लिक्विड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब तेल देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे आपके घर में होगा तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मगर फैट देखा जाए तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जैसे वीज वैक्स वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके इसी अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में। यानी लिक्विड तुम्हारे पास, सॉरी, ऑयल क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड यानी कंपाउंड होते हैं। अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है, एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब जिसमें तुम्हारे पास कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, उसे सेचुरेटेड बोला जाता है। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे अनसेचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब ये अनसेचुरेटेड है तो जाहिर सी बात ये सेचुरेटेड होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। इसकी बॉइलिंग तथा मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होती है, हाई होती है। अब पूछेंगे लो, ठीक है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ने क्यों लिखे, क्योंकि तेल देखा जाए तो ऑलरेडी तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट में ही भेजा गया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ऑयल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये तो पढ़वा की है जी। फैट आर, ठीक है भाई, क्या उल्टा लिख दिए, ये ऑयल है, ठीक है। ऑयल्स आर तुम्हारे पास ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड मेराइन एनिमल, मतलब ये प्लांट से प्राप्त किए, जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब तेल किससे प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल से। और कुछ मेराइन एनिमल मतलब जो तुम्हारे पास समुद्री जीव होते हैं उनसे भी तेल निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें फैट क्या होता है, फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, मतलब ये डायरेक्ट किसे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। ये सुगंधित भी होता है,
चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नहीं ठीक है आपके, क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है। चौथा क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, कितने लोग दातंग होंगे सर जी खत्म कर दिए। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन तुमसे कह दिया, ये हमें शॉर्ट में लिखना चाहिए था, क्योंकि फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन नहीं पूछा, क्योंकि लिपिड आपको पढ़ा दिया गया, लिपिड के जस्ट ही सेम टू सेम फैटी एसिड होता है। तो इसमें हम तुम्हारे पास समझाने वाले सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने पूछ दिया था। ठीक है, इसमें कहा था हमसे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो आपके सामने सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हम लेकर आए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आप सुने होंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सुने होंगे जब आप कक्षा 10 पढ़ रहे होंगे तो, और यदि मस्ती किए होंगे ठीक तो अलग बात है भैया। ठीक है अब तुम सोचो हाई स्कूल में हमको गुणनखंड और कुछ नहीं आता था कितनी बेइज्जती वाली बात है। टेंशन लेने का ना भाई, टेंशन कुछ नहीं। ठीक, यानी संतृप्त मतलब क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बांड होते हैं। असंतृप्त मतलब जिस कार्बन और कार्बन के बीच डबल बांड या ट्रिपल बांड रहते हैं उसे असंतृप्त बोलते हैं। तो यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुम्हारे पास है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब एक सिंगल चेन होती है कार्बन और कार्बन, कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बांड भी होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है, ठीक है, यानी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम। इट कंटेन एट लीस्ट ऑफ द वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, आप एल्कीन एल्काइन पढ़े होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें भी बताया गया होगा। दे आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड देखा जाए तो आपको ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फेस में पाए जाते हैं। और ये लिक्विड स्टेट में, अनसैचुरेटेड तुम्हारे पास क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। दिख ही नहीं रहा है, कह रहे हैं बेइज्जती करा रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मगर तुम्हारे पास लिखा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के बीच में होता है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड हाई होता, मतलब तुम्हें सैचुरेटेड एसिड यानी फैटी एसिड यदि दे दिया जाए, कह दिया जाए इसको तुम क्या करो, मेल्ट कराओ, सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में लेकर आओ, तो तुम्हारे पास क्या होगी, ये देखा जाए तो तुम्हारे पास है। ठीक है, इसका यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसकी कम होती है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन विटामिन, ये विटामिन में क्या हो जाते हैं, आराम से सॉल्युबल हो सकते हैं, मगर ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये सैचुरेटेड यानी फैटी एसिड जो होते हैं एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, और ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। छठे क्वेश्चन की तरफ रुक कर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का हम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका कोलेस्ट्रॉल का काम फंक्शन देख लेते हैं। आपके सामने ये रहा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्राइमरीली बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ द कंपाउंड इन नोन एज स्ट्रॉल। स्ट्रॉल एक तरह का कंपाउंड होता है, उसी ये फैमिली से बिलोंग करता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल, ओरिजिन फ्रॉम द, ठीक है, ओरिजिन ही यानी ओरिजिनली देखा जाए तो ये किससे प्राप्त होता है, ठीक, एनिमल से प्राप्त होता है। एंड इट इज एब्सेंट फूड इन प्लांट ओरिजिन, मतलब यदि प्लांट प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कोलेस्ट्रॉल होती है, मतलब हमारा जो सेल का कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट देखा जाए तो मेजर कंपोनेंट आपका कोलेस्ट्रॉल से ही मिलकर बना होता है। आल्सो सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करता है, जैसे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल प्रोगेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, विटामिन डी यानी विटामिन डी होता है, बाइल एसिड के क्या होगा, सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल भी मदद करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, कोलेस्ट्रॉल इज ए टिपिकल मॉलिक्यूल इन विच ईच रिंग इज ए सैचुरेटेड, यानी इसका जो हर एक रिंग होता क्या होता है, सैचुरेटेड, मतलब सिंगल कार्बन से ही मिलकर, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड होता है। ठीक, सैचुरेटेड पहला स्टेज हो गया। अब तुम्हारे पास स्टेरॉयड है तो वेराइटी ऑफ द रोल ऑफ है, ठीक, रोल इन बॉडी इंक्लूड द बाइल, सेक्स हार्मोन एंड हार्मोन, मतलब यदि देखा जाए तो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब क्या रोल पैदा करता है, तो बाइल के प्रोडक्शन कराने में मदद करता है। सेक्स हार्मोन में तुम्हारे पास यदि मेल में देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में देखा जाए तो
प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और अदर बहुत सारे हार्मोन को ये मेंटेन करने का काम करता है। आपके सामने ये रहा कोलेस्ट्रॉल का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब इसमें तुम देखोगे, ठीक है, देखिए एक यहाँ पर है तो इसमें क्या कर देंगे, ये आप रिंग के फॉर्म में बना सकते हैं इनके रूप में, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में देखा जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड यहाँ से जोड़ देना, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन एक बाड, ये 3 बाड ये लेके अपना स्टेबल हो जाने वाला है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में ये मदद करते हैं कोलेस्ट्रॉल, यानी बनने में मदद करते हैं। मेंटेन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुने होंगे सिलेक्टिवली परमिएबल होता, सिलेक्टिवली परमिएबल होता तो उसे क्या कर देते, ये भी मेंटेन करने का काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन तथा सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस के लिए। ऐड इन द बाइल प्रोडक्शन, मतलब बाइल के प्रोडक्शन के लिए भी ये कंपलसरी होते हैं। कन्वर्ट सनलाइट इनटू द विटामिन डी, मतलब हमारी स्किन के ऊपर ये कोलेस्ट्रॉल जब पाए जाते हैं तो जो सनलाइट से, सन की लाइट जो आती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसी में, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म फैट, ठीक है, लिखा मोटाबोलाइज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बोलाइज एट द साल्बुल विटामिन एडेक, मतलब जो तुम्हारे पास फैट साल्बुल विटामिन होते हैं उसे मेटाबॉलिज्म के लिए भी कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुल यानी क्या होता है, इंसुलेट नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर होते हैं उसे इंसुलेटर की तरह ये वर्क करता है। तो ये हो जाएगा किसके, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, कह रखा व्हाट इज डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन तथा क्रिक मॉडल को आपको डिफाइन करना है। तो डीएनए क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यदि फुल नेम में देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल नेम है। डीएनए यानी मेड अप ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनी होती है। अब इसकी जो पॉलीमर यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड यदि रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, जिसे मोनोमेरिक बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक। मगर हमें स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटसन तथा क्रिक मॉडल आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। डिटेल में आपको क्या करना, कवर अप करना पड़ेगा। याद रखिए डीएनए जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड मतलब क्या होता है, देखिए एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं डीएनए एक इधर से गया, यहाँ से गया इधर, ठीक। दूसरा क्या होगा, इधर से गया, इधर से गया, इधर। तो मान लेते हैं ये 3 प्राइम है तो ये जाके यहाँ 5 प्राइम में ओपन होगा, ठीक है। अब यदि ये 5 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, इसीलिए इसे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द डीएनए, मतलब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता। और इनमें क्या होती है, बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग मतलब आपके सामने ये जो नीचे दे रखे हैं ये सब बेस हैं। एडेनिन होता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइटोसिन को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से प्रेजेंट किया जाता है, थाइमिन को टी से प्रेजेंट किया जाता है। और याद रखिए यदि एडेनिन और यानी एडेनिन क्या कर देता, हमेशा 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 थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। वो भी कितना, ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल हाइड्रोजन, ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में, याद रखना एडेनिन, डीएनए में एडेनिन हमेशा हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। साइटोसिन हमेशा हमेशा ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, किसे यदि देखा जाए तो इससे क्या होते हैं, ठीक है, यानी आपके पास क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या द्वारा ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा सुटेबल नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। आपको ऐसे दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। आप यानी मैनेज करिएगा। देखिए ये तुम्हारे पास लिखा है, तुम्हारे पास 3 प्राइम टू यहाँ से, देखिए 3 प्राइम ये ओपन हुआ किससे, 5 प्राइम में। यदि 3 प्राइम यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये 5 प्राइम में आके एंटी यानी आपका हो गया, तो इसी को एंटी पैरेलल बोला जाता है, ठीक है। और मतलब एक बार ये जब क्वाइल करते तो उसमें उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की होती
है। और मतलब इनके बीच में यदि गैप देखा जाए, इनके बीच में ये जो स्ट्रेट कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। कितने? 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए आपको इसी पे रिप्रेजेंट करना है। एडेनिन हमेशा हमेशा क्या करेगी, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, यहाँ पर चले आते हैं। यानी साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जी हो जाएगा, जो यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसे तो डीएनए के अंदर होता है। एडेनिन को डबल बॉन्ड से इससे दिखा दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या कर दो, इसे दिखा दो। ऐसे पूरे डीएनए यानी डीएनए में दिखा देना, अपना काम बन जाने वाला है। और याद रखना इनके बीच में ये जो पोर्शन होता है इसमें कितना 3.4 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम की स्पेस होती है। ठीक है, ये हो गया। अब सर कहेंगे कि ये सारी डीएनए कैसे बनाएं, हमको तो गड़बड़ लगता, बनवा नहीं करता। आप क्या करिए, हम आपको एक ट्रिक बता देते, उसी ट्रिक को फॉलो करिए, अपना काम बन जाने वाला होगा। ठीक है, तो भाई पेन इधर आ जा। ठीक, देखिए आपको सिंपली क्या कर देना, ऐसे 2 पेन लेना, 2 पेन को ऐसे सटा लेना। सटाना मतलब चिपका लेना, दूसरा मत समझिए ना भाई तुम सटाना। ठीक, ऐसे आपको क्या कर देना, देखिए ऐसे पकड़ देना। ठीक है, पकड़ के क्या कर देना, कॉपी को ऐसे बैंड कर देना। ठीक है, कॉपी को ऐसे बैंड करना, एक बार यहाँ रखना। ठीक है, एक बार ऐसे करके इधर ले जाना। ठीक है, आपको इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में इधर लेके जाना, इधर मोड़ देना, फिर इधर लेके जाना है, इधर लेकर आना है, फिर इधर आपको क्या कर देना, ऐसे आपके सामने ये डीएनए बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आपको पेन पकड़नी है, ऐसे हाथों को मोड़ते हुए चले जाना है। ठीक, उसी में रिप्रेजेंट कर देना, काम बन जाएगा, डीएनए आपका तैयार हो जाएगा, आपके सामने ये हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चल। ठीक, डीएनए में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि भाई ये लॉन्ग में है तो इसका फीचर भी देख लेते हैं, इसका फंक्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यानी फीचर अब तुम्हारे पास क्या हेडिंग डाल देंगे, डीएनए। ठीक है, डीएनए, क्योंकि हमें लगा कि यार बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वाट्स, ठीक है, आप 5 नंबर नहीं मिले, कम से कम 2 पेज भरना पड़ेगा। ये डबल हेलिकल कंपेयर टू ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, मतलब डबल हेलिक्स होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। 2 स्टैंडर्ड ऑफ डबल हेलिकल ऑफ द एंटी पैरेलल टू ऑफ द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब क्या होती है, 2 स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल क्या कर देते हैं, मूव करते हैं। ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, सुगर फास्फेट यानी बैकबोन होती है, जिसे नाइट्रोजन बोल यानी बेस बोलते हैं। उसी के साइड में, सॉरी उसी के इन साइड में क्या होती है, चिपकी होती है, जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ चिपका होता है। ठीक है, और उसमें एंटी पैरेलल तो लिखा ही है। ठीक है, और लिखा है हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन बांड किसमें, एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड, साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड यहाँ से चिपकाए जाते हैं। और ये रन जब करता है कि किस पैरेलल में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो फंक्शन ऑफ डीएनए देखा जाए तो आपके सामने ये इसका एक्चुअल में काम क्या होता है डीएनए का, तो सामने दे रखा, डीएनए एक लिविंग सेल होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, ठीक है, यानी स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, मतलब क्या कर देता है, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी कराने का काम करता है। डीएनए मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है करेक्टर ट्रांसफर जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर। जैसे कि मान लेते हैं आप अपने मम्मी पापा को पढ़ेंगे, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो पैदा अरे नकिया तो मम्मी को पड़ गए, लो बलवा देखा मैं दादा को पड़ गई भाई। अब कहते हैं ठीक अखिया मम्मी को पड़ गई, दादी को पड़ गया, दादा को पड़ गया, मामा को पड़ गया, काका को पड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या कर देता है, वो जनरेशन जो डीएनए के अंदर जीन होता है वही लेकर जाने का काम करता है। हाइट, कलर, आई, ठीक है, जैसे मान लेते किसी मम्मी का कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर हो सकती है। और एक नीला कलर है, नीली नीली अखियों वाला जो नहीं गाना चला है वो वाला हो सकता है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन जिसे हम जीन बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं, जो अभी पढ़े डीएनए जब बोलेगा आरएनए से तभी यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। डीएनए मॉलिक्यूल कैपेबिलिटी टू रिप्लिकेशन, डीएनए मॉलिक्यूल अपने को रिप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब एक डीएनए है तो अपने जैसे डबल कॉपी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने हम एंजाइम यहाँ चिपका देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एंजाइम के बारे में। तो इसमें क्या लिख रखा है, व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू IUB, मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एंजाइम के बारे में आपको बताना पड़ेगा, फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IUB के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसका कुछ फीचर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन पहले देखते हैं एंजाइम होती क्या भैया, एंजाइम होता क्या है। जैसे
ऐसे मान लेते हैं आपके गांव में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो एक चढ़ाने वाला रहता है, कहते हैं मार बेटा कोनो टेंशन नहीं बा, टीम बरियारे पीट ले, कोनो दिक्कत नहीं बा, मतलब वो चढ़ाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये एंजाइम ही होते हैं। तो इनके इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। वर्ड एंजाइम ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इनजाइम, मीन मतलब क्या होता है, ईस्ट से प्राप्त होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट फाउंड इन ईस्ट, मतलब पहली बार ये ईस्ट से पाया गया था। एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल। कहने का मतलब क्या होता है, लिविंग सेल में कोई रिएक्शन यदि स्लो डाउन हो रही है तो ये क्या कर देगा, उसे तेज करने का काम कर देगा। यहां से जे.बी. समर 1926 में ऑब्टेन द यूरिएज एंजाइम इन द क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टलाइन फ्रॉम वाइल द प्रिपेयरिंग प्रोटीन। कहने का मतलब पहले ही वैज्ञानिक थे जे.बी. समर ने 1926 में पहली बार एंजाइम को, यूरिएज एंजाइम को जो यूरिया से प्राप्त किए थे, यूरिया जो पहली बार कैटालाइज किया गया था सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त किए थे क्रिस्टल के रूप में, तभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में यूरिया जो आती है खाद उसी के रूप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या लिखा है, लिखा एंजाइम आर द बायोकैटालिस्ट दैट आर फाउंड इन सेल एंड प्लांट एंड एनिमल, दे आर द नॉट लिविंग एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। ऑल एंजाइम तुम्हारे पास प्रोटीनियस बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, मतलब जितने भी दुनिया में प्रोटीन है, ठीक है, मतलब जितने एंजाइम वो प्रोटीनियस नेचर के रहेंगे, बट प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लिखा ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, नहीं हो सकते। कुछ फीचर यहां देखा रखा है, एंजाइम तुम्हारे पास एज ए बायोकैटलिस्ट काम करते हैं, ये देयर एक्शन टू स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब स्पेशल नेचर होगा उसी पे वर्क करेंगे, नहीं तो करने वाले नहीं है। एंजाइम वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम जो होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, वर्क करते हैं। दे वर्क मोर इफेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब क्या होता है, यदि एयर की उपस्थिति में देखा जाए तो जल्दी काम करते हैं, जिससे एरोबिक रिस्पायरेशन निकलता है, जल्दी नहीं, ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एंजाइम आर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, इन प्योर फॉर्म एंड सम हैव टू ऑफ द ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मतलब इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता, आल्सो विद द प्रोटीन देम, मतलब यानी क्या होता है, आल्सो प्रोटीन इन देम, इसमें भी पाए जाते हैं। इन दिस कंडीशन द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड ऑफ द एपो एंजाइम। कहने का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जो होता है प्योर फॉर्म में प्रोस्थेटिक ग्रुप में पाया जाता है और उसके रूप आल्सो यानी प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। इन दिस कंडीशन में जो प्रोटीन का पार्ट होता है एंजाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, इसे नोन एज को एंजाइम, ठीक है, बोला जाता है। ये दे आर द इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रेट को तेज कर देते हैं, ये हो जाएगा। फिर इसका तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन कहा था ना, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू आईयूबी, आईयूबी के फॉर्म में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक है, जिसे क्या कर था, इसी के द्वारा एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एंजाइम आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालिज बाय देम, मतलब उसके आधार पर देखा जाए तो इसने में हमें क्या कर दिए हैं, 6 में कैटेगराइज किए। कितने में, 6 में। आप इंटर में भी इसे पढ़े होंगे, ठीक है, इंटर में भी पढ़े होंगे, ठीक है, एंजाइम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंजाइम क्लासिफाई 6 ग्रुप, 6 ग्रुप में बांटा गया। सबसे पहले का बांटा गया जिसे हम हाइड्रोलेज बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक मतलब पानी से रिलेटेड है, ठीक है, ऑक्सीडेस यानी ऑक्सीडोर यानी ऑक्सीडेट मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर इन रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट, मतलब क्या होता है, कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसमें से वाटर को क्या कर देगा, ये रिमूव करा देगा। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, एमाइलेज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेज हो जाएगा, प्रोटीएजेज हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लिखा ऑक्सीडोर, ठीक है, ऑक्सीडोर डेक्टेज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ए एंजाइम ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन बोथ इन्वॉल्व, मतलब इसे रिडॉक्स एक्चुअली में लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सी रेडक्स लिखे तो हैं, ठीक है, ऑक्सी रेडॉक्स लिखे हैं। कहने का मतलब इसमें जो एंजाइम होते हैं ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी कराते हैं, ठीक है। तो लिखा है द एंजाइम ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन बोथ इन्वॉल्व, इसमें दोनों एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कैटालेज हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑक्सीडेज हो जाएगा, यानी कोएंजाइम ए हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास तीसरा लिखा है, तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे एंजाइम, ठीक है, लिखा दीज एंजाइम कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप
जी अनदर ग्रुप, मतलब क्या कहते हैं एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप मान लेते कोई है, वो दूसरे ग्रुप को क्या कर देंगे, रिमूव करा देंगे, उसी के साथ वो जब बाके बाइंड कर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक बी है, ए और ये बी के साथ जुड़ना चाह रहा है, मगर ये जी है, क्या करेगा, जी को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ए को इसी के बगल में लाके चिपका देंगे, तो उसे मतलब ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, तो उसी को ट्रांसफेरेज बोला जाता है। जैसे तुम्हारे पास ए बी के साथ बाइंड हो गया, यहाँ पर हो गया, इसी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, जिसके साथ मोर सुटेबल होता है कोई, उसके साथ हो जाके चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, देखिए यहाँ से क्या ले लिए हैं, कापर सल्फेट ले लिए, ठीक है, कापर सल्फेट ले लिए हैं और क्या ले लिए हैं, एफ ले लिए हैं, ठीक है, कापर सल्फेट ले लिए हैं और एफ ले लिए हैं, डबल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कापर सल्फेट और एफ हो गए। अब ये कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए कापर देखा जाए, ठीक है, तो इसकी तुलना में कम रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फेरस, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, इसे धक्का मार के हटा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ यहाँ से हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, प्लस में कापर अपनी जिंदगी में अकेला रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े पेज पे समझाने की कोशिश करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखियो क्या बोले, एक ए बंदा है, ठीक है, मान लेते ए और ये बी, मतलब आप हैं, आपकी बंदी है, आप कमजोर हैं, ठीक है, सी एक कोई बंदा है, ठीक है, एक कोई दूसरा बंदा हो गया, ठीक है, सी वाला ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव ए को हटा सकता है, आएगा कहेगा बेटा तू हट ले, साइड हो ले, ठीक है, तो ये साइड में हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बी फार जो बी है तो आपकी क्या हो गई, बंदी है, ठीक है, बंदी है, क्या हो गई, अब ये जो आपकी बंदी है, चाहे आप बैठे चाहे कोई बैठे, कोई टेंशन इससे होने वाला नहीं है, तो ये आपको क्या मतलब, ये बेवफा नहीं कर गई भाई, ठीक, बी फॉर बेवफा हो गई। अब ये एक सी वाला क्या करेगा, ए को धक्का मार के साइड में कर देगा, तो बी सी के साथ बाइंड कर जाएगा और ए अपनी जिंदगी में तनहा रहेगा, तब तक जब तक इससे कम रिएक्टिव वाले चीज मिलेंगे नहीं, तब तक मतलब दूसरी बंदी मिलेगी, तो क्या कि एक गई तो दूसरी है, तब ये जाके क्या करेगा, जुड़ेगा, तब जाके ट्रांसफेरेज तुम्हारे पास वर्क करेगा, इसी पे तुम्हारे पास सेम टू सेम ट्रांसफेरेज काम करता है। अब तो समझ में आ गया होगा। लिखा है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, अब कमेंट में एक बार कोई पूछा था, ठीक है, सर कहे आप जीएफ अथवा बीएफ का एग्जांपल देते हैं। देखा जाए तो इस समय जो यंग, ठीक है, यंग चल रही है पीढ़ी, ये ज्यादा क्या कर देती है, इन सब चीजों पे अट्रैक्ट होती है, ठीक है, और इनसे ज्यादा समझने की कोशिश करती है एकदम अच्छे से, ठीक है, तो इसीलिए इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल हमारा उद्देश्य मतलब समझाना है, कोई भी है, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी आइसोमेरेज में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दीज एंजाइम चेंज, ठीक है, चेंज प्लेस द, यानी आप एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब अपना जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर, मतलब अपने जैसे क्या कर देते हैं, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल है, ठीक है, समझाएंगे तो ऐसे बड़ी दिक्कत, कहने का मतलब देखो क्या कर देते हैं, जैसे एक कार्बन और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा, मान लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े, एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर C2H5OH का हम एग्जांपल बनाते हैं, ठीक, एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ से क्या कर देते हैं, OH जोड़ देते हैं, ठीक है, 5-6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 यहाँ से कर देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आइसोमेरेज मतलब क्या होता है, इनकी जगह तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, इनकी जगह चेंज कर सकते हो, उसे आइसोमेरेज बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एलानिन रेसिमेज आता है, एपीमेरेज इसका एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ से लाइएज में आ गया तुम्हारे पास, दीज एंजाइम कैटलिस्ट रिमूव फ्रॉम द, ठीक है, वन ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट फ्रॉम, ठीक है, टू दैट देयर आर द डबल बॉन्ड ऑफ द वन प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या कर रखा है, ये लाइपेज जो होते हैं एक ग्रुप को रिमूव करा देंगे कैटलिस्ट के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, फिर उसमें क्या डबल बॉन्ड के द्वारा अपने से क्या करेंगे, जुड़ कर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे एल्डोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्यूमरेज इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। लाइगेज तुम्हारे पास क्या होता है, दीज एंजाइम ज्वाइन टू कंपाउंड बाय यूटिलाइज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इलाइटिंग, ठीक, एनर्जी कंपाउंड सच एज एटीपी। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को और प्रोड्यूस करते हैं। जब उनके बॉन्ड को बीच में टूटेगा तो एनर्जी के द्वारा तोड़ा जाएगा, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लाइपेज वर्क करता है। इसमें एग्जाम्पल में एटीपी आ जाएगा, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल में अमीनो एसाइल सिंथेटेज हो जाएगा, ग्लूटामिक सिंथेटेज हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, कहाँ है जी,
ठीक है, चलिए यहाँ से आ जाते हैं, क्या कह दिया है, डिस्क्राइब द क्रेब्स साइकिल इन डिटेल, मतलब क्रेब्स साइकिल को आपको डिटेल में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आप करिए रसगुल्ला वाला जानते हो गाना क्यों है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल हमारे जब सर पढ़ाते थे तो एक कलुआ का एग्जाम्पल लेते थे, हमारे जब ना BSc कर रहे थे, ठीक है, तब ये पढ़ाते थे, बहुत मज़ेदार टीचर थे। ठीक है, देखिए ज़िंदगी में कुछ है नहीं भाई, मज़े के साथ पढ़िए, गाने के साथ, ठीक है, आपको दिखा दे वहाँ पर रखा बूफर, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हम मस्ती के लिए बूफर रखे हैं, ठीक है, मतलब जब मूड तनी वैसा होता है तो गाना सुनते हैं बरियारे, फिर अपना मजे के साथ पढ़ाई, ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी में स्ट्रेस लेके कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए मन नहीं कर पढ़ने को, घूमिए, जा घूमिए बरियारी नहरी होरी पे दम से आम उम पीट के खाइए, कोई टेंशन नहीं, फिर आइए फिर मस्ती से पढ़िए, मतलब मस्ती से दम से पढ़ के 1 घंटा मारिए, जितना है सब चिकन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल को डिटेल में तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल क्या होती है इसके बारे में, इसका दूसरा नाम तुम्हारे पास क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, TCA बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखे हैं, सेटजन, ठीक है, गायरो, ठीक है, लिखा है गाई क्रेब साइकिल होती है, नेम आफ्टर द अल्बर्ट, ठीक है, अल्बर्ट स्टेंज गायोग्री एनहेंस क्रेब हु द स्टेबलाइज द कंपोनेंट रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। कहने का मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल से ये स्टार्ट होती है, इसलिए कि इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है या क्रेब साइकिल भी बोला जा सकता है। तो आपकी 1 नंबर में पूछ सकता है इन सब का नाम क्या हो सकता है, ठीक है, पूछेगा TCA साइकिल किसे बोलते हैं, तो बोल देना क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज TCA साइकिल, ठीक है। लिखा क्रेब साइकिल एक एरोबिक प्रोसेस होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है, इससे भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इन यूकैरियोटिक अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, सेल 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी के अंदर क्रेब साइकिल देखने को मिलता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, साइकिल मेन चीज हमें साइकिल है, ठीक, इसमें हम टाइम गंवाते नहीं है, ठीक है। आपको साइकिल के जरिए देखो इतना चीज याद रखना, ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर द मनी ऑरेंज, ठीक है, मतलब केरला में आपको सिटी में जाना है और वहाँ स्टार्ट करना ऑरेंज बेचने के लिए। देखिए ऑरेंज बेचिए, अंडा बेचिए, कुछ भी बेचिए, मगर याद करिए क्रेब साइकिल। ए से तुम्हारे पास दोबारा सुनिए, ए सिटी इन केरला स्टार्ट सेलिंग फॉर द मनी ऑरेंज, ठीक है। तो ए से तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ये हो जाएगा, सीटी से क्या हो जाएगा, सिट्रेट, इन यानी आई से क्या हो जाएगा, ठीक है, आइसोसिट्रेट हो जाएगा, यानी केरला से क्या हो जाएगा, कीटोग्लूटारिक एसिड हो जाएगा, यानी स्टार्ट से क्या हो जाएगा, सेक्सेनाइल कोएंजाइम हो जाएगा, सेलिंग से सक्सिनेट हो जाएगा, फार से फ्यूमरेट हो जाएगा, एम से तुम्हारे पास मैलेट हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सो यानी एसीटेट हो जाएगा, ठीक। इसी को क्या कर देना, उठा के यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप रखना है, आपके साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा साइकिल, तो इसके लिए थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा भाई, रुकिए इसे देखें, ऐसे रखेंगे तो देख पाएंगे, ठीक है, हाँ तो देख तो ले रहे हैं भाई। चलिए मतलब किसी तरह से हमें मैनेज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो क्या होगा, फ्यूमरेट, यहाँ ये सॉरी पाइरुवेट किससे आता है, एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस जब होता है तब ये यहाँ पर आता है, ठीक है। इसमें हम एंजाइम को नहीं दिखाएं भाई, ठीक है, इसमें क्योंकि हमें इससे यहाँ से लेना देना, हमें यहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम, यहाँ जिसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन कंपाउंड हैं। अभी 2 कार्बन कंपाउंड कहाँ पर इंटर करेंगे, सिट्रेट में, सिट्रेट भी देखा जाए तो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, ठीक, रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पर यानी एसीटेट आएगा, ठीक, एसीटेट में जब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर यहाँ पर टूटेगा किसकी उपस्थिति में, एकोनिटेज, ठीक है, एकोनिटेज की उपस्थिति में टूटेगा, तो हमारे पास क्या बन के तैयार होगा भाई, आइसोसिट्रेट, क्या होगा, आइसोसिट्रेट। ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड है, क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड इसमें अभी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, NAD प्लस में, अब NAD मतलब क्या होता, निकोटीनामाइड, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड होता। अब ये किसमें जब टूटेगा, इससे एक एनर्जी प्रयोग की जाएगी, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, निकोटीनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन आएगा, किसकी उपस्थिति में, देखिए आइसोसिट्रेट, तो आइसोसिट्रेट यहां पे लिख दिए, यहां पर डीहाइड्रोजिनेज हुआ, तो यहां पर क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज एज एंजाइम लगा देना, ऐसे याद रखना है। ये है तो इसी को छाप दो, डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा तो यहां पर एज लगा काम खत्म कर दीजिए। उसके साथ साथ यहां डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है।
अब बताइए 6 कार्बन था, ये कार्बन यहाँ निकल गया तो कितना कार्बन बचेगा 5। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है कितने कार्बन का है 5 कार्बन का। यहाँ पर फिर एक एंजाइम आएगा, ठीक है, एक एंजाइम आएगा, देखिए यही एंजाइम को लिखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या लिखेगा NAD यहाँ पर ऐड होगा, NAD प्लस ऐड होगा निकोटीन निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये जुड़ेगा तो क्या कर देगा NADH निकाल देगा यहाँ से हाइड्रोजन के साथ। फिर यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकलेगा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ रिमूव होगी तो हमारे पास देखिए 5 कार्बन था, कितना कार्बन होगा 6 का, यानी 5 कार्बन था, एक कार्बन निकल गया तो यहाँ पर 4 कार्बन बचा, क्या बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा। फिर यहाँ GDP मतलब क्या होती है, ठीक है, क्या होता है ग्यूनोसाइड, क्या होती है गाइनोसाइड डिफॉस्फेट होता है, ठीक है, डाइफॉस्फेट होता है, क्या होता है ग्यूनोसाइड, ठीक है, गाइनोसाइड डिफॉस्फेट होता है। अब ये फास्फेट से क्या हो जाएगा ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सक्सिनाइल कोसिंथेटेज, मतलब यही उठा के क्या होगा सिंथेटेज लिख देना है। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनेट में तुम्हारे पास एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है, देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम करेगा, इसमें FAD H2 में कन्वर्ट होगी। FAD मतलब क्या होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक, एक इसमें कन्वर्ट कर देगा फ्यूमरेट में। अब यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल दोबारा जुड़ेगा, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल दोबारा जुड़ेगा, ठीक है, दोबारा जुड़ेगा तो किसकी उपस्थिति में फ्यूमरेटेज की उपस्थिति में क्या बना देगा मैलेट। अब यहाँ से तुम्हारे पास ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, मैलेट जुड़ेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, यहाँ पर NAD और NADH हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बना देगा ऑक्सो, ठीक है, एक्जेलो एसीटेट बना देगा, ठीक है, जो 4 कार्बन कंपाउंड का होगा। अब ये साइकिल बार बार चलती रहेगी तो इसी को क्या बोला जाता है हम क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका फुल नेम यहाँ हो जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होता है देखिए, पायरुविक एसिड आया एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, NAD मतलब 4 NAD प्लस मतलब 2 स्टेप में 1 2, ठीक है, और 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार यहाँ 4 होगा, FAD 1 बार है, और क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल 2 बार, एक बार देखिए कहाँ जुड़ा है, एक बार, ठीक है, आपको दिखाते हैं, एक बार वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा, एक बार वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ा, तो 2 यानी वाटर मॉलिक्यूल ADP प्लस यानी ADP जुड़ा है, ठीक है, ADP जुड़ा है, और तुम्हारे पास क्या बन के तैयार हो गया PE, ठीक है, फास्फेट ग्रुप मतलब निकला हुआ है। ये कहाँ पर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। फिर क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड NADH निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, FADH प्लस में ATP निकलेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो यही हमें ATP चाहिए जिसके लिए हम मर रहे हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया है, कह दिया एक्सप्लेन इन डिटेल ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ठीक है। आपके सामने ग्लाइकोलिसिस के बारे में दे रखा। ग्लाइकोलिसिस मतलब देखा जाए ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज किस में टूटता है पायरुवेट में टूटता है। तो लिखा ग्लाइकोस यानी ग्लाइकोलिसिस एज एन इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए देखा जाए तो पहला स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म इन लिविंग सेल, मतलब लिविंग जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में कौन पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। इन ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है 2 मॉलिक्यूल में पायरुवेट एसिड निकलता है, प्लस में तुम्हारे पास क्या ATP प्लस में NADPH निकलता है, ठीक है, H निकलता है। लोकेशन कहां पर पाया जाता है यानी एंजाइमी, ठीक, एंजाइम फॉर द ग्लाइकोलिसिस पाथवे आर यानी प्रेजेंट इन साइटोसेल, मतलब प्लाज्मा के अंदर साइटोप्लाज्मा के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक्चुअली में कहां पर होता है साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। ग्लाइकोल यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर इनटू द सेल बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कहने का मतलब क्या कर रखा, ये आपके सेल है, सेल के अंदर यदि ग्लूकोज के लेकर जाना तो हमें क्या कर देंगे, किसी न किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर लेकर जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। सुविधा देनी पड़ेगी प्रोटीन के माध्यम से, तब ग्लूकोज सेल के अंदर पड़ेगा, ठीक है, तब वहां से जाके क्या होगा ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा। अब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट यहां से आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है, प्यारा सा डायग्राम के जरिए। तो एक्चुअली में होता क्या है देखिए, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एक एटीपी लेके क्या एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होता है हेक्सोकाइनेज उपस्थित होता है, हेक्सोकाइनेज उपस्थित होता है तो क्या बनाता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देता है, ठीक है, क्योंकि एक फास्फेट ग्रुप ऐड किया तो यहाँ 6 फास्फेट ग्रुप आपका ऐड हो गया यहाँ से,
ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फास्फो, ठीक है, फास्फोहेक्सोकाइनेज आइसोमेरेज की उपस्थिति में, ये सब एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। अब ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट दोबारा एक एटीपी लेगा। अभी एटीपी ले रहे हैं तो बाद में हम एटीपी निकालेंगे। जैसे बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस से पहले हम ऊर्जा देते हैं, ठीक, पैसा लगाते, तब उससे निकलता धड़ 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 ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी देखो दे दिए, तो इसमें कौन सा यानी काम किया, फास्फेट फ्यूग यानी क्या होता है, फ्रुक्टेकाइनेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लगाना यहाँ चिपका देना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फास्फेट निकला। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक एल्डोज काम करेगा। एल्डोज एक तरह का एंजाइम काम करेगा, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 फास्फोग्लिसराइल, ठीक है, ग्लिसराइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें 2 स्टेप बनता है, एक इधर जाके फिर वापस आता है और एक सीधे चला जाता है। एक इधर जाता किसकी उपस्थिति में, ट्राई, ठीक है, ट्राइओज फास्फेट की उपस्थिति में क्या बनाता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड का था, मतलब ये 6 कार्बन कंपाउंड, एक 3 इधर टूटेगा, एक 3 इधर में टूटेगा, फिर 3 होते होते 2 मॉलिक्यूल में जाते हैं, हमारे 2 मॉलिक्यूल यानी पाइरुवेट प्राप्त होगा, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट प्राप्त होगा। इधर चला गया, फिर ये वापस आएगा आइसोमेरेज की उपस्थिति में, एक मॉलिक्यूल यहां से, एक मॉलिक्यूल ये वाला पोर्शन, फिर क्या होगा, दोनों इंटर करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और 3 फास्फो, ठीक है, यानी 3 फास्फेट हाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में NAD लेगा और NADPH में कन्वर्ट कर देगा, यहां से NADH में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल इससे, एक मॉलिक्यूल इससे लेकर आएगा, तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा, क्या 1,3 बाई फास्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड में प्राप्त होगा, यहां सामने। फिर क्या लिखा गया, ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ADP अभी देखो यूज किए थे ना ATP, अब यहां से ADP हमें ऊर्जा एक निकल गई, भान से ATP निकली, ठीक है, ऊर्जा में चाहिए। फिर 2 मॉलिक्यूल ये जो है 2 हैं, कहां पर चले जाएंगे, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरॉल यानी ग्लिसरिक एसिड, यहां से आप कन्वर्ट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे यहां से। अब यानी एल्डिहाइड से क्या हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहां से क्या हो जाएंगे, फास्फोग्लिसरॉल यानी काइनेज की उपस्थिति में क्या हो जाएंगे, 3 फास्फोग्लिसरॉल यानी ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब बाई था तो किस में हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से फास्फोग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल मेटेज की उपस्थिति में क्या बना देगा, 2 फास्फोग्लिसराइल यानी ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर एक इनोल यानी क्या होता है, इनोलेज की उपस्थिति में, इनोलेज एक तरह का एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। फिर क्या होगा, एक ADP यूज जो निकली थी, फिर एक ATP यहां यूज हो जाएगी, हमारे पास निकल जाएगी, ठीक, एक ATP यहां निकल जाएगी, किसकी उपस्थिति में, पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल तुम्हारे पास क्या बन के तैयार हो जाएंगे, पाइरुविक एसिड यानी पायरुविक एसिड बन के तैयार होगा, जो हमें चाहिए। अब ये पायरुविक एसिड किस में इंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल से जो निकलेगा तो किस में, ETS में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब जाके हमें 38 ATP निकलेगी। अब तुम सोच सकते हो कितना तगड़ा स्टेप है यहाँ से, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, डिफाइन मिनरल, टाइप ऑफ मिनरल एंड फंक्शन ऑफ मिनरल के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, आप थोड़ा तेजी से चलते हैं भाई, ठीक, क्योंकि देखा 1 घंटा 6 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, 9 GB बचा, हमें भी शॉर्ट क्वेश्चन को इतना डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो मिनरल क्या होता है, मिनरल आर एलिमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मैनी ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब मिनरल एक तरह का एलिमेंट होता है जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए भी जरूरी होती है, और तुम्हारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए भी ये बहुत जरूरी होती है। स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन आर रिक्वायर्ड टू स्टोर मिनरल, मतलब इस तरह का स्पेशल बाइंडिंग प्रोटीन होने चाहिए, तभी ये जाके बाइंड करेगा और अपना काम करेगा, ठीक है, स्टोरेज के मिनरल के लिए। अब टाइप देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप के, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक तुम्हारे पास, ठीक है, मैक्रो मिनरल, एक तुम्हारे पास माइक्रो मिनरल। मैक्रो मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा अमाउंट में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल बोला जाता है। जिसकी रिक्वायरमेंट हमें कम अमाउंट में होती है, कम अमाउंट में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल मोर देन कितना, 10 मिलीग्राम पर डे, मतलब 10 यानी 100 ग्राम से हमें क्या कर, मिलीग्राम से ज्यादा हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोडियम नमक के रूप में खाते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम दूध के रूप में लेते हैं, तो ये सब आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक। माइक्रो मिनरल के अंतर्गत दीज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज
डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मिनरल इज लेस देन कितना होना चाहिए तुम्हारे पास है 100 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक, इसमें तुम्हारे पास आयोडीन आता है। ठीक है, क्योंकि देखें नमक में हम आयोडीन की मात्रा बहुत कम लेते हैं। ठीक है, यानी फ्लोरीन हो जाएगा, आयरन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। अब फंक्शन ऑफ मिनरल देखा जाए तो यहाँ पर इसके काम हो गए, सामने आपके देख सकते हैं यहाँ से ये क्या कर देते हैं। ठीक है, लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मदद से क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन का यदि स्ट्रक्चर देखने की बात की जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ से पकड़ता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और ये कैरी कराने का काम करता है। फॉर मेंटेन ऑफ टिश्यू इन बोन, मतलब हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए मिनरल, क्योंकि कैल्शियम जरूरी है तभी तो बोन हमारी टीथ बनने वाली है। फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वर्किंग के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फॉर ब्लड कोगुलेशन, मतलब थक्का बनाने में भी कैल्शियम मिनरल का रिक्वायरमेंट होती है। कार्डियक एक्टिविटी के लिए भी बहुत जरूरी होती है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है सोडियम पोटेशियम पंप पर ही वर्क करता है। ठीक, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, आयोडीन की उपस्थिति में। मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी बीपी को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी होता है, जो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के मेंटेन से होता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है यहाँ से। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं उसके आंसर के साथ। ठीक है, तो आ जा भाई तू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ पर है देख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है। ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर पे हम आ चुके हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बायो मतलब एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, केमिस्ट्री मतलब उसके केमिकल लेवल पे जाके स्टडी करना बायोकेमिकल का केमिस्ट्री कहलाता है। लिखा है बायो मतलब लिविंग ऑफ है, ठीक है, लाइफ, उसकी लाइफ होती है, केमिकल रिएक्शन उसके अंतर्गत क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन यानी द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी जीवन के लिए कोई लाइफ है तो उसके केमिस्ट्री लेवल पे जाके स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाल यानी कौन किया था, टर्म को दिया था यानी कार्ल ने, यानी क्या होता है न्यूबर्गन। न्यूबर्ग कब दिया था, 1903 में दिया था, 1903 में दिया था कार्ल न्यूबर्ग, इसे याद रखिएगा। ठीक है, यानी न्यूबर्ग हो जाएगा। लिखा है द टाई बिटवीन, ठीक है, टाई बिटवीन बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल तथा केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री दैट स्टडी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल स्ट्रक्चर गिविंग राइज ऑफ लाइफ, मतलब आपके कोई जीवन है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई तुम्हारे पास बायोलॉजिकल जीव है, उसके अंदर केमिकल की स्टडी हम क्या कर देते, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, कौन की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज बायोकेमिस्ट्री, क्या लिखा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जैसे सेल लेवल पे देखा जाए, सेल के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, डीएनए, डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड टूटेंगे तो तुम्हारे पास जुड़ेंगे तो यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ऊपरी लेयर होती है प्लाज्मा, वो भी प्रोटीन, वो भी देखा जाए तो केमिकल लेवल पे हम स्टडी किए कि नहीं। न्यूक्लियोटाइड केमिकल लेवल पे, अमीनो एसिड मतलब क्या हो गया, NH2 ग्रुप पे, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, NH2 ग्रुप पे जाकर हम स्टडी कर रहे हैं। सेलवाल की बात की जाए तो सेलुलोज, सेलुलोज के अंदर देखा जाए तो शुगर, शुगर के अंदर देखा जाए तो ग्लूकोज। बताओ इस लेवल पे हम स्टडी किए कि नहीं, यही केमिकल लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लिखा द सेल ऑफ, ठीक है, द सेल आर सम टोटल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सोलर सेलुलर पूल, मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो भी चीज टोटल पाए जाते हैं, चाहे सेल ऑर्गेनेल पूरा डिटेल में पाए जाते हैं, उसी को सेलुलर पूल बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं। हमें स्कोप पूछा था तो हम स्कोप भी बता देते हैं आपके सामने यहाँ से। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये देखा जाए तो यदि आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ड्रग फार्मूलेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक, किसी की यानी किसी ड्रग्स की हाफ लाइफ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, केमिकल बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं, ड्रग्स स्टोरेज कैसे करना है भी जान जाएंगे, ड्रग मेटाबोलाइज हमारे शरीर के अंदर कैसे होती है लीवर के द्वारा, ठीक है, उसे भी कर सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी भी मतलब एंजाइमोलॉजी के बारे में भी अभी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया स्कोप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा भाई, ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, राइट ए नोट ऑन द माइटोकांड्रिया विथ फंक्शन, मतलब माइटोकांड्रिया के बारे में बताना। क्यों माइटोकांड्रिया के बारे में बताना, क्योंकि क्रेब्स साइकिल देखा जाए तो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में जाके हो रही है, ईटीएस भी माइटोकांड्रिया के अंदर होती है, तो इसीलिए हमें माइटोकांड्रिया पढ़ाना पड़ रहा है। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसी में आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने रख रहा है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनल, मतलब सेल ऑर्गेनेल के अंदर देखा जाए तो सबसे बहुत जरूरी ये पार्ट है सेल ऑर्गेनेल का, सेल का। एनर्जी रिक्वायर फॉर द परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस इज
प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया देयरफॉर आर द राइटली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को चलाने के लिए, सेल को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी का। और एनर्जी कौन प्रोड्यूस कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से करते हैं, जिसे इसलिए क्या बोला जाता है? इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या होती है? जो भी आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाते हैं, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया जाता है? एयर की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो हमें जाके क्या मिलता है? एटीपी निकलती है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एटीपी जो एनर्जी फॉर्म, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सेल, देयरफॉर कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब एटीपी को क्या कर देते हैं? सेल की करेंसी मानते हैं, क्योंकि सेल के अंदर कुछ पैसा चलने वाला नहीं, केवल एटीपी चलने वाला है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन हो गया। स्ट्रक्चर की बातें आते हैं तो ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होती है? क्रिस्टी होती है, मैट्रिक्स तथा ऑक्सीसोम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं। ये हो गया एक लेयर, दूसरा क्या हो गया? एक यहां से बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये जो फोल्डिंग हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये आपके आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसे F1 पार्टिकल यानी ऑक्सीसोम कहते हैं। यहीं पर आके क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है लेवल पे, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। इसके अंदर ऐसे ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल को क्या कर दिए? राइबोसोम। अब बता दीजिए, ठीक है, राइबोसोम। ऐसे ही आपको क्या कर देना? दिखा देना बहुत सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, बस काम खत्म। ऐसे ही क्या कर देना? आपको दिखा देना। ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम क्या दे रखा है? ये प्रोड्यूस एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइव एंड फंक्शन। मतलब सेल को चलने के लिए, फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देती है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द, ठीक है, लिखा है एपोटोसिस, प्रोग्रेस ऑफ द सेल डेथ। मतलब कोई सेल यदि डेथ हो गया है, ठीक है, तो एनर्जी उसे नहीं मिले तो ये क्या करेगा? राइबोसोम से बोलेगा, बेटा राइबोसोम ये ले जाओ, प्रोटीन तो बना नहीं पा रहा है, सेल ऑलरेडी मर चुका है। ठीक, तो क्या हो जाए? WBC के पास जाएगा। WBC फैगोसाइट की तरह इसे क्या करो? बाहर की तरह निकालो, क्योंकि WBC हमारे शरीर का क्या होता है? ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं, जो सेल के अंदर पाया जाए WBC के रूप में। आल्सो अकर इन द ग्लाइकोलाइसिस, इसी में होता है। क्रेब्स साइकिल, इसी में होता है। यानी कैल्शियम स्टोरेज इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आपको टेस्ट, जैसे कोई आपको चीज दे दिया जाए, कोई भी फूड आइटम दे दिया जाए, कह दिया जाए कैसे आप टेस्ट करके बताइए इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसमें तुम्हारे पास कईयों टेस्ट हैं, आपको हम दिखा देते हैं 2 टेस्ट। ठीक है, 2 टेस्ट दिखा देते हैं। देखो हमें 4 लिख रखे हैं। ठीक है, 2 टेस्ट आपको दिखा देते हो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले इसमें जानते हो क्या करते थे? 90% अल्फा नेप्थोल, यानी क्या नेप्थोल लिया जाता है उसमें, और उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है? H2SO4 को। ये जो विलयन तैयार होता है मोलिस का विलयन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेस अपॉन द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब H2SO4 किसके अनुसार मिलाया जाता है? उसमें कितनी पानी की अमाउंट है उसके अनुसार हम क्या कर देते हैं? जो सब्सटेंस लिए उसके अनुसार हम मोलिस सोल्यूशन तैयार करते हैं। सबसे पहले 2 ml टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं। मतलब कुछ भी चीज ली, हमें नहीं पता उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, 2 ml ले लिए, उसमें 2 ड्रॉप क्या करते हैं? मोलिस टेस्ट को ड्रॉप डालते हैं। मतलब 2 ml यानी ले लिए और उसमें 2 ड्रॉप मोलिस हमने टेस्ट डाल दिया। उसके बाद पोर करते हैं 5 ml ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 उसमें हम डाल देंगे। फिर क्या एब्जॉर्ब करेंगे कलर का। यदि कलर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पर्पल रिंग प्रेजेंट होगा कार्बोहाइड्रेट पे, मतलब ऐसे रिंग की संरचना बना देगी। ठीक है, ऐसे एक रिंग बना देगा सबसे ऊपर लेयर पे। तो यदि पर्पल कलर का होगा तो समझ लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बेनिडिक्ट टेस्ट, बेनिडिक्ट टेस्ट में क्या होता है? तुम्हारे पास सॉल्यूशन लेते हैं किसका? कार्बन यानी कॉपर सल्फेट का और सोडियम कार्बोनेट का, बेस ऑन द रिडक्शन रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले क्या करना है? 1 ml टेस्ट सोल्यूशन लेना है, 2 ml उसमें बेनिडिक्ट सोल्यूशन मिला देना है। उसके बाद उसे गर्म करना कितने मिनट के लिए? ठीक, सोल्यूशन को गर्म करना है बाथ वाटर पे, यानी वाटर बाथ जो होता है आपके क्लासेस में होगा, डायरेक्ट नहीं फ्लेम पे ले जाना, बाथ वाटर पे इसे गर्म करना 3 से लेकर 5 मिनट तक। उसके बाद तुरंत इसे ठंडा कर देना। उसके बाद कलर को एब्जॉर्ब करना है। यदि ब्रिज कलर का आता, मतलब ईंटे के कलर का आता, तो समझिए तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और भी यहां से टेस्ट आप देख सकते हैं। ठीक, पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
ठीक है, एक बच्चों वाला हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक, प्रोटीन तो हमने जाने दी, नहीं हम कंप्लीट लेते हैं क्योंकि प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन लॉन्ग आंसर में देख चुके हैं। ठीक है, डिफाइन डीएनए सॉरी डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना। तो आपके सामने ये डिफरेंस बिटवीन सामने दे रखा है। डीएनए क्या का फुल नेम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन जो बेस होते हैं इसमें एडेनिन, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और तुम्हारे पास ठीक है ग्वाइनिन और साइटोसिन पाया जाता है। इसमें यूरिसिल नहीं पाया जाता, इसे आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें यूरिसिल मतलब डीएनए में यूरिसिल वगैरह नहीं पाया जाता। अब इसी पे एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, दीज आर द इसमें क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है। और थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? इसमें यूरिसिल पाया जाता है। इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए इस वाले पोर्शन को। ठीक है, और क्या होता है? ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं? डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं। ये चीजें स्टेबल एंड नॉट हाइड्रोलाइज इजिली बाई एल्कली, मतलब स्टेबल होते हैं, किसी भी क्षार के द्वारा जल्दी ये डिजॉल्व नहीं होते, मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, किसी भी इजिली से क्या हो जाते हैं? ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये तुम्हारे पास नो नेचुरल डीएनए इज कैटालाइज, मतलब नेचुरल डीएनए देखा जाए तो तुम्हारे पास यानी कैटालिटिक नहीं होता, मगर आरएनए देखा जाए तो होता है। ठीक है, ये देखा हो गया हमने डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो न्यूक्लिक एसिड का आपको क्या बताना था? इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है? बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत क्या आ जाता है? डीएनए और आरएनए आता। तो डीएनए का फंक्शन और आरएनए का फंक्शन दो 3 पॉइंट लिख के काम खत्म कर देना। ये रहा डीएनए का, यानी डीएनए का फंक्शन जो हम आपको डीएनए में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे? आरएनए के फंक्शन पे। यही आरएनए क्या होता है? प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए, यानी आरएनए लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए। आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, और आरएनए प्रोटीन फैक्ट्री होता है क्योंकि इसमें राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए किसके मदद से होता है? प्रोटीन का, यानी ये होता है तो यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा। डीएनए जब आरएनए से बोलता है कि भाई प्रोटीन बनाओ, तो टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए मिलकर क्या कर देते हैं? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाएगा इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखा? बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का बायोलॉजिकल फंक्शन पहले न्यूक्लियस का बताया है, अब लिपिड का तुम्हें बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये यानी बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड, इसमें क्या होता है? लिपिड परफॉर्म द यानी सेवरल बायोलॉजिकल फंक्शन, शायद स्टोरेज करने का काम करता है एनर्जी के रूप में। लिखा है स्टोर रिवर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल के रूप में होता है। एंजाइम सोर्सेस होती हैं, बहुत सारे एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम करती हैं। ठीक, आपको एंजाइम के बारे में पहले ही बता दिए है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड, जो तुम्हारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मतलब परमिएबल जो होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, उसे क्या कर देती है? मेंटेन करने का काम करता है कौन? ठीक है, ये लिपिड ही करती है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का ये काम होगा। विटामिन देखा जाए तो बहुत सारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, लिपिड में ही सॉल्युबल होते हैं, एडेक हो जाएगा। ठीक, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अराउंड थैक डिटेक्ट ऑर्गन, मतलब क्या कर देते हैं? हमारा हार्ट के बगल में बहुत सारी फैट पाई जाती है। ठीक, जो क्या कर देती है? शॉक तथा इंजर्ड से बचाती है। जैसे मान लेते हैं आप गिर गए, हार्ट क्या होगा? चोट लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो उसके अगल बगल क्या कर दी जाती है? यानी तुम्हारे फैटी एसिड को भर दिया जाता है, फैट को भर दिया जाता है। रेगुलेटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है लिपिड। टू प्रोवाइड टेस्ट प्रोवाइड करता है फूड बिकॉज द टेस्ट इज प्रेजेंट इन फैट, मतलब यदि कोई फूड आइटम है उसमें यानी फैट की मात्रा बढ़ा दी जाए तो टेस्ट को भी ये क्या कर सकता है? इनहांस कर सकता है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं अपने भाई। ठीक है, इसमें कह रखा है डिफाइन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को आपको डिफाइन करना है। तो यूरिया साइकिल क्या होती है इसके बारे में सुनिए। तो लिखा यूरिया सिंथेसिस अकर इन लीवर, लीवर में एक्चुअली यूरिया बनती है एंड फर्दर कैरी टू किडनी थ्रू आउट द ब्लड, ब्लड के द्वारा क्या कर दे? किडनी में जाती है, किडनी फिल्टर करके उसे बाहर निकाल देता है। यूरिया साइकिल बिलोंग द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे व डिस्कवर्ड बाय द हेंस क्रेब तथा कूट है यानी कुर्ट्स हैंस, ठीक है, हैंस लेट 1932 में, मतलब 1932 में हेंस क्रैब नामक वैज्ञानिक तथा और हेनकुट हेंसलेट के द्वारा खोजा गया था इस पाथ को, यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल पार्सली अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ क्या होती है? साइटोप्लाज्म, दोनों में पाई जाती है। यूरिया साइकिल जो फाइनल प्रोडक्ट होता है अमीनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ही द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया में तुम्हारे पास यूरिया का यदि फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है? ठीक है, यूरिया का फार्मूला देखा जाए तो NH2CO होता है। तो उसके बाद क्या लिख रखा है तुम्हारे पास? अमोनिया फॉर्मेट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इज टॉक्सिक इन बॉडी, मतलब क्या कर देता है? अमोनिया जो होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा फॉर्मेशन होता है, हमारे लिए यूरिया टॉक्सिक होता है, इसलिए क्या एक्सक्रीशन के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है।
यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CN, ठीक है, यानी NH2CO NH2 होता है जो आपका, ठीक है, और ये अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन आपके बता दिए हैं पहले ही, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास कितने स्टेप में होते हैं याद रखना, इतना स्टेप आपको याद रखना। स्टेप पहला सिंथेसिस ऑफ द कार्बामाइल फास्फेट, कार्बामाइल फास्फेट होता है। दूसरे स्टेप में सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन होता है, क्या होता है, सिट्रुलिन होता है। तीसरी स्टेप में क्या होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ द क्या होता है, कार्जिनोसक्सीनेट होता है, आर्जिनोसक्सीनेट होता है। और चौथे स्टेप में किल्वेज ऑफ द आर्जिनोसक्सीनेट होता है, किल्वेज, इसका किल्वेज का फार्मेशन होता है। उसके फार्मेशन ऑफ यूरिया साइकिल में यूरिया ही चाहिए, निकाल देते हैं अपने शरीर से बाहर। एक्चुअल में ये तुम्हारे पास आपके क्या हो गया, ये हो गया अलग से, इसका 8-10 मिनट का अलग से हम वीडियो बना दिए, इसी के लिंक में दे देंगे तो उसमें जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें हम डिटेल में कवरअप किए हैं। इसमें डिटेल में कवरअप करेंगे तो हमारा 2.5-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सबसे पहले देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम क्या बोले हैं, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द कार्बामाइल फास्फेट, कहने का मतलब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियम की उपस्थिति में एटीपीज आ रहा है, और कौन से आ रहा है, ठीक है, कार्बामाइल फास्फेटेज आ रहा है। यहां से कार्बामाइल फास्फेटेज हो गया, किस इंटर कर गया, आपके यूरिया साइकिल में, तो ये क्या करेगा, यहां से इंटर कर जाएगा सिट्रुलिन पे। तो यहां पर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, ये क्या कर देगा, सिट्रुलिन का सिंथेसिस करेगा, सिट्रुलिन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, सिट्रुलिन पे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक यल एस्पार्टेट आएगा यहां से, और एटीपी एक यूज करके क्या बनाएगा, AMP, और एक फास्फेट ग्रुप निकाल देगा। और यहां पर कौन से एंजाइम काम करेगा, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस हो जाएगा, मतलब ये जो, ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस हो जाएगा। अब ये कहां पर आ जाएगा, आर्जिनोसक्सीनेट यहां बना दिया आराम से। अब ये क्या करेगा, आर्जिनो, ठीक है, अब इसमें एक एंजाइम काम करेगा, आर्जिनोसक्सीनेज काम करेगा, आर्जिनोसक्सीनेज, ये सब एंजाइम है, ठीक है, आर्जिनोसक्सीनेज वर्क करेगा, यहां से फ्यूमरेट को निकाल देगा, और क्या निकाल देगा, TCA को यहां से निकाल के खत्म कर देगा, ठीक। फिर क्या बन जाएगा, एल आर्जिन बन जाएगा। एल आर्जिन में तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा, और यहीं से हमारे पास क्या होगी, यूरिया रिमूव हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, आर्थिनीन हो जाएगी, आर्थिन हो जाएगी, फिर आर्थिनीन ट्रांस कार्बोलेट यानी कार्बोमाइल एज हो जाएगा। मतलब यही एंजाइम इसमें करके ये साइकिल बार बार चलाते रहोगे, ये यहां से यूरिया को हम रिमूव कराते रहेंगे। ये रिएक्शन लिख दिया गया इसके लिए। अब इसे समझने के लिए बहुत इजी तरीका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाए, इसी के लिंक में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आपके सामने ये रहा विटामिन ए के बारे में, ठीक है। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ए इज अनसैचुरेटेड एल्कोहल कॉल्ड रेटिनॉल होता है। मतलब देखा जाए तो ये विटामिन ए जो होता है क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें एल्कोहल कंटेन किया जाता है, ठीक। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, रेटिनॉल, केमिकल नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। अब ये सोर्स कहाँ से मिलते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उनसे मिलते हैं, फ्रूट हम जब खाते हैं उनसे मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, लीवर, किसी मीट यानी मछली का लीवर या मीट खाएंगे तो उससे निकलता है। एग ओक मतलब एग का जो पीला कलर का होता है उससे ये प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये नॉर्मल विजन के लिए मतलब आंखों के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप प्लीज अनुरोध है, यदि नॉन वेज हैं आप तो साग जरूर खाइए आप, ठीक है। एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसके भी लिए क्या होता है, सिस्टम के लिए यानी एक्सेलरेट करने का काम करता है। स्पीड अप ऑफ द सेल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। अब इनकी कमी यदि होगी विटामिन ए की तो कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस पहला, जेंथोफेल यानी ठीक है, जेंथोथैल्मिया हो जाएगी। इसमें क्या होता है, कंजक्टिवा जो होती है हमारे, कंजक्टिवा की बीमारी होती है, आई डिजीज होती है, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्निया में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज आपको हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से हमसे पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछ दिया बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए भाई बहुत समय चाहिए, तो बहुत मजा आता है ये सब चीज़ पढ़ने में, ठीक है। यूरिया साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्निकल, ठीक है, टेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत मजा वाली चीज़ है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन यानी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन द अदर फील्ड ऑफ द यूजिंग बाई प्रोडक्ट। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा मेडिसिन ज़्यादा सुटेबल हो तो हम केमिकल लेवल पे जा क्या करते हैं उसका यूज करते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बायो प्रोसेस इज यानी इंजीनियरिंग होती है। जैसे मान लेते हैं अभी पहले गुलाब देखा जाए तो किस कलर का था, रेड, अब देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक, बहुत सारे प्लांट का हम क्या कर देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसके जेनेटिक लेवल पे जाके चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, टेक्नोलॉजी। उसी तरह से मेडिसिन पे भी हम चेंज करते हैं जो तुम्हारे पास बाई प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, और तुम्हारे पास लिखा द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम तरह तरह के मॉडिफिकेशन कर, जैसे टमाटर तुम ले लो, पहले टमाटर था देसी टमाटर, मतलब एक दिन तुम रखे गल के खत्म हो जाएगा, मगर इस समय देखा जाए तो उससे तुम मार दोगे बहुत तगड़ा चोट लग जाएगी, है कि नहीं। तुम कड़क है क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि लंबे समय तक हम यहीं से बचा सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद द वेरियस यूज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। पहले अपने दादा बाबा से पूछिएगा, खाने के लिए नहीं हटता, मगर इस समय एक बीघा बो दे तो खचा खच गेहूं है, खचा खच धान है। ठीक है, अब एक बिया तुम चाहे नेनुआ, ठीक है, जो तुम्हारे पास तरोई वगैरह होती है, घेवड़ा जिसे बोला जाता है, लौकी बोला जाता है, एक बिया आप लगाइए। ठीक, अब देखिए कितना फल एकदम से पूरा टोला मटोला खा लेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में, मेडिकल में प्रयोग किया गया, इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में भी इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका स्कोप आपके सामने यहाँ पर हो गया। आप बायो यानी फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, जेनेटिक यानी जीन थेरेपी में जा सकते हैं, जीएमओ, ठीक है, जीएमओ में जा सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर तथा बायो पेस्टिसाइड बनाने में जा सकते हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, जो आप यहाँ से प्लांट में कोई ना कोई चेंजेज करेंगे, या एंजाइम प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल मतलब एक मॉलिक्यूल लेवल पे आप जाके वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है राइट अबाउट डिजीज रिलेटेड ऑफ मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कोई एक बंदा है, प्रोटीन की अमाउंट में यदि कम मात्रा में रहे तो उसके कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो लिखा डिजीज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो इसमें क्या लिखा, प्रोटीन आर द नाइट्रोजिनस कंपाउंड, कंटेन करता है, कंटेन सल्फर, फास्फोरस, ये सभी कंटेन कर सकता है, मगर मेनली तुम्हारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। ठीक, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रोटीन किन में चीज में पाए जाते हैं, फिश मछली खाएंगे उसमें, मीट खाएंगे उसमें, दाल खाएंगे तो उसमें, एक अंडा खाएंगे तो उसमें मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन में देखा जाए तो दो डिजीज होते हैं, एक क्वासिकर होता है, एक मेरास्मस होता है। ये डिजीज है, क्योंकि हमें डिजीज के बारे में बताना पड़ेगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रोटीन के, फिर क्वासिकर और मेरास्मस के बारे में बताते हैं। क्वासिकर क्या होता है, ये यानी पर लिखा है न्यूट्रिकल डिसऑर्डर होता है विच मोस्टली अकर इन द जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया में, इसमें मोस्टली क्या होता है, क्वासिकर में प्रोटीन का जो मात्रा होती है, खाना खाते हैं बार बार के खाएंगे, पेटवा से निकला रहेगा हौदा लेखन। ठीक है, मगर प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम है। इस टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन अकरिंग ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डाइट प्रोटीन, मतलब वो खाना तो बलबर खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं मगर उसमें प्रोटीन की मात्रा है या नहीं है, इसलिए बोला जाता है बैलेंस डाइट की जाती है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ठीक, कॉजेज क्या होता है, क्वासिकर कॉजेज जाएगा डिफिशियंसी ऑफ द डाइटर प्रोटीन, प्रोटीन पैबा नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाएगी। सिम्टम क्या होगी, मसल स्पास कर जाएगी लॉट अमाउंट में। ठीक है, एंकल तथा फीट तुम्हारे पास वेलिस यानी तुम्हारे पेट ऐसे निकल जाएगा, हाथ गोड़ एकदम से दुबला पतला हो जाएगा, सुट्टूर तरह हो जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास इम्यून आल्सो डैमेज, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, डिजीज आपको बहुत सारी हो सकती है। ट्रीट करने के लिए भर भर के उन्हें प्रोटीन देना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरास्मस आपके सामने यहाँ से दे रखा है। इस डिसऑर्डर में खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, इसमें खाना खा रहे हैं मगर प्रोटीन नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटीन पा ही नहीं रहते। एनी इंडिविजुअल हैविंग द सीवियर माल न्यूट्रिशन हैव द चिल्ड्रन मोस्टली अकर इन सफरिंग फ्रॉम मेरास्मस। इसमें होता, अब कॉजेज क्यों होता, क्योंकि यानी नॉट रिसीविंग प्रोटीन में नहीं पा रहे हैं, कैलोरी कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसमें अब ये क्या होता है, इसमें वेट लॉस होगा, क्रोनिक डायरिया हो जाएगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, सटन डाउन ग्रोथ, उनका ग्रोथ ही रुक जाएगा। अब ट्रीटमेंट करने के लिए भर भर के हम मिल्क पाउडर देंगे, एसेंशियल स्टोरेज वगैरह के लिए बहुत सारी सिस्टम हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास किडनी फंक्शन टेस्ट, ये थोड़ा सा लेंदी है तो हम पीडीएफ में इसे इंक्लूड कर देंगे, ये छोटा और ये छोटा, इसे हम देख लेते हैं आराम से। मैं हमसे कह दिया है, इसमें बोल रखा ओआरएस के बारे में, ओआरएस का कंपोजिशन बताना, जो ओआरएस आप पीते हैं ना उसके बारे में बताना है। ठीक, तो इसमें क्या रखा है, देखिए आपसे करिए ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ओआरएस क्या होता है, गिवन द पेशेंट टू प्रिवेंट द यानी ट्रीट माइल्ड मॉडरेट फ्लूइड लॉस, मतलब कोई पर्सन का फ्लूइड लॉस थोड़ा अमाउंट में हुआ तो उसे ट्रीट करने के लिए हम ओआरएस का घोल देते हैं। इसीलिए गर्मी में भर भर के पानी पीजिए। ठीक, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके लिए सुटेबल रहेगा। कंपोजिशन आपके सामने ये दे रखा, सोडियम क्लोराइड उसमें होता है 2 कितना 6 ग्राम, यानी पोटेशियम क्लोराइड इतना होता है 1.5 ग्राम, यानी ट्राई सोडियम सिट्रेट
1.2.9 ग्राम ग्लूकोज होता है, 13.5 ग्राम वाटर होता है, 1 लीटर होता है, बनाने के लिए डिपेंड करता है। आपको कंपोजिशन के लिए हम एक पर्ची दिखाते हैं, ठीक। तो ये देखिए आपका दे रखा ORS घोल में क्या क्या चीज़ मिला होता है। देखिए सोडियम 75, ठीक है, यानी 1 लीटर पानी बनाने के लिए कह रखा है ये, ठीक है। 75 होना चाहिए, ठीक है, 75 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रखा, पोटेशियम होना चाहिए, क्लोराइड होना चाहिए, सिट्रेट होना चाहिए, डेक्सट्रॉक होना चाहिए, डेस्ट्रॉस यानी डेक्सट्रॉक्स होना चाहिए, जो इतना होना चाहिए, टोटल अमाउंट इतना होना चाहिए। और इसके पीछे पलट के देखेंगे तो वही चीज़ एक्सपीरियंट मिला रखा है, पानी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो ये ORS, इसका यूज कहाँ पर होता है? सीवियर फ्लूइड लॉस हो जाता है तब हम पानी में घोल के देते हैं। डायरिया किसी पर्सन को हो जाता है, ठीक है, डायरिया हो जाएगा तो उस पर्सन को देंगे। वोमिटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा तब, लूज मोशन हो जाएगा तब, वाटर का लॉस हमके शरीर में हो जाएगा तब उसे ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर दिया, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होता है? दोज विटामिन विच आर डिजॉल्व इन फैट मॉलिक्यूल इज नोन एज फैट सॉल्युबल, मतलब ऐसा विटामिन जो आपके फैट लिपिड में क्या आराम से डिजॉल्व हो, जैसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। इसमें एडेक तुम्हारे पास इंक्लूड होता है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर के होते हैं, मतलब ठीक आराम से पानी में ये घुल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी क्या होते हैं? फोबिक नेचर के होते हैं। स्टोरेज इन लीवर, मोस्टली देखा जाए फैट सॉल्युबल जो होते हैं लीवर के अंदर स्टोरेज होते हैं। दे नॉट एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, मतलब इसे तुम स्क्रीशन के द्वारा शरीर से तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये क्या कर देते हैं, यदि ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, आपकी डेथ हो जाएगी। अब यदि ज्यादा अमाउंट में ये यानी लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर विटामिनोजिया बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन इसमें क्या हो जाते हैं? ए आते हैं, डी आते हैं, ई आते हैं, के आते हैं। ए का नाम रेटिनॉल, डी का नाम कैल्सीफेरॉल, ई का नाम टोकोफेरॉल और ई से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिटेल में कवर अप कर लिया आराम से, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो आपका पार्ट सी के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसको आपको क्या कर देना, यहां से हम बता देते हैं एकदम इजी तरीके से। आपको जो चीज नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं तो अपना भाई है ये है, ठीक। तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आप हम इसे PDF में लिख देंगे यहां से, ठीक। लिखा हु इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री को कौन इंट्रोड्यूस किया था? अभी हम बताए हैं, कार्ल, ठीक है। यहां से क्या हो जाएंगे? कार्ल्स नियोबर्ग आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? कार्ल्स नियोबर्ग। अब इसका तुम तीसरा का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है, दिखाइए। कर का सुक्रोज इज ए शुगर, मतलब किस तरह का शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर की नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में यहां से बता देना है। बोल दिए रिड्यूसिंग शुगर की नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक, इसमें आपको बता देना है। कार्बोहाइड्रेट का यदि क्लासिफिकेशन अच्छे से देखे होंगे तो बताया गया होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन लीवर, इसे लीवर बोलना चाहिए, लीवर, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू है। लिखा द फूड विच प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बॉडी कंटेंट, मतलब हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है? एनर्जी फूड है कौन? कार्बोहाइड्रेट। किस पे मार देंगे? कार्बोहाइड्रेट पे टिक मार देंगे। स्टोर ऑफ पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन द सेल ऑफ इन इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो जाएगा, अभी पढ़े पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। द ज्वाइंट पेन इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, मतलब हमारी ज्वाइंट पेन में, मतलब हमारी क्या हो जाती है, जब कभी कभी ज्वाइंट में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है तो हमें बहुत तगड़ा दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाने वाला है। नेक्स्ट में पूछा है द कार्बोहाइड्रेट दैट गिव यानी ब्लू वायलेट कलर, ठीक, आयोडीन सोल्यूशन, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट जो यानी वाइट किस पे? आयोडीन सोल्यूशन से साथ क्या होता था, यानी ब्लू वायलेट कलर का देता, तो किसमें समझ लो क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट? स्टार्च कहीं दिया, स्टार्च पे क्या हो जाएगा? ये टिक मार देना यहां से। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन करता है एनर्जी थोड़ी अमाउंट में देता है, सेल्फ फॉर्मेशन करता है, बॉडी ग्रोथ कराने का काम करता है, मतलब ऑल ऑफ दीज पे आपको टिक मार देना यहां से। यानी कह रहा हु डिस्कवर द, ठीक है, डिस्कवर सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन, इतना कौन धारुआ क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। लिखा है फार्मूला ऑफ, ठीक है, फार्मूला ऑफ सेट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C18 होता है, H36 होता है, O2 होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला कितना होता है? 27 यानी 2746 O होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए, O 2746 O होता है, ठीक है। टाइप ऑफ RNA, RNA भी पढ़े हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक mRNA होता है, ठीक है, एक mRNA होता है और एक tRNA होता है, और सबसे लास्ट में तुम्हारे पास क्या होता है? राइबोसोमल RNA, जो यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखाइए फुल नेम ऑफ DNA कितनी बार, ये छोटे बच्चों वाला काम है। चौथे का आप आंसर लिख के दिखाइए, ठीक है, DNA का फुल नेम।
आ जाते हैं। डीएनए डज नॉट कंटेन यूरेसिल, मतलब 150% सही है। डीएनए कभी भी यूरेसिल कंटेन नहीं करता, आप डिफरेंस में देखे थे। जबकि आरएनए क्या होता है, डज नॉट कंटेन थायमिन, ये भी सही, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है। केमिकल नेम ऑफ रेटिनल, यानी ए का केमिकल नेम तुम्हारे पास क्या, रेटिनल, इसे ए लिख देना। और यानी तुम्हारे पास विटामिन सी का तुम्हारे पास क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो सी इस पे तुम क्या कर देना, चिपका देना यहाँ से। तुम्हारे पास विटामिन सी जो साल्बुल, मतलब विटामिन सी देखा जाए तो किस तरह के साल्बुल का है, इसे भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखाइए। वाटर साल्बुल, ठीक है, या है कि फैट साल्बुल। फैट साल्बुल में पहले बता दिए ADE होता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए विटामिन सी जो होता है किस साल्बुल होता है। ठीक है, लिखा है। ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटी फर्टिलिटी की तरह काम करता है, विटामिन जो ई होता है। ठीक है, विटामिन जो ई होता है एंटी फर्टिलिटी की तरह वर्क करता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफिशियंसी द विटामिन, मतलब किसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं भैया, चलो। प्रोटीन होते हैं, चलो। कोलाइडल इन नेचर के होते हैं, चलो, मतलब ये तीनों होते हैं, ABC, मतलब ये ऑल ऑफ दीज पे हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सही। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरे को यहाँ से क्या कर दिया, तो सुपर 25 क्वेश्चन को एकदम से अच्छे से कवर अप किया। यदि इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 रुपये पे करना पड़ेगा। हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप इजिली इसे रिसीव कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।